सिंपली कैसे बनेगा जल्दी से बताऊं। एवरेज रेंज कि हमारा इलेक्ट्रिक कार का रेंज क्या है, वो होता है ना एवरेज रेंज। कैसे बता सकते हैं, कैसे क्रिएट करेंगे। एवरेज नॉर्मली निकाल लेंगे ना। कैसे करते थे, राइट क्लिक, क्रिएट कैलकुलेट फील्ड। मान लो ये हमारा क्या, एवरेज माइलेज, यही था ना, क्या लिखा होता, एवरेज रेंज। एंड देन इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, एवरेज का लगेगा। हाँ, सारी चीज हम लोग अलग अलग सीट पे काम करेंगे। एवरेज, एवरेज के अंदर कौन सा कॉलम जाएगा, रेंज का जाएगा, इलेक्ट्रिक रेंज। इलेक्ट्रिक रेंज टैब, ये हमने क्लिक किया और ये अप्लाई। तो ये हमारा क्या हो गया, क्रिएट हो गया। इसको क्या करते हो, ड्रैग एंड ड्रॉप कर देते हो बस। तो ये 67.88 माइल है। अब इसको क्या करोगे आप, इस तरीके से फॉर्मेट करोगे। फॉर्मेट करने के लिए क्या करते हैं, टेक्स्ट, थ्री डॉटेड पे क्लिक करोगे एंड देन एडिट लेबल्स। बेसिकली इसको हमें क्या दिखाना था, एवरेज इलेक्ट्रिक व्हीकल, एवरेज इलेक्ट्रिक रेंज, बस यही करना था। इसको ये 67 पॉइंट समथिंग दिख रहा है। और ये किलोमीटर ऐड है, तो किलोमीटर कैसे ऐड करेंगे इसमें, या तो फॉर्मेट में जाके कर सकते हो, और नॉर्मली अगर इसमें टेक्स्ट ऐड करना है तो क्या लिखते हैं, बस टेक्स्ट लिख देते हैं यहाँ पे। इस तरीके से भी कर सकते हैं इसमें, क्योंकि नॉर्मली जो टेक्स्ट ऐड कर रहे थे वो तो लिखा हुआ तो आ रहा था ना। तो इसके बाद अगर हम लोग जो भी टेक्स्ट लिखे तो वही तो लिखा हुआ है। एंड देन ओके पे क्लिक करते हो तो ये बन जाए। एंड देन इसका अलाइनमेंट सेंटर रखना, तो क्या करोगे, यहाँ से अलाइनमेंट सेंटर, इसको और स्मॉल कर देते हो। बाकी फॉर्मेट में अपना साइज अपने हिसाब से देख लें। ये हमारा एवरेज इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। एवीजी होगा शॉर्ट फॉर्म, फुल फॉर्म नहीं लिखते। एवरेज का फॉर्मूला आपको एवीजी दिखेगा, राइट क्लिक, एडिट, ये रहा, कि सिंपली एवीजी लिखते हो, वही हमारा एवरेज होता है। इसमें फुल नहीं है। बॉक्स को कैसे कलर करोगे, सिंपली टेक्स्ट है, राइट क्लिक, फॉर्मेट कर दो। फॉर्मेट में बैकग्राउंड आएगा, उसको क्या कर सकते हो, ये है ना, यहाँ पे आप सेटिंग में जाओगे, सेटिंग में आपका पूरा वर्कशीट करना है या फिर इसके वैल्यूज को ही करना है, तो आप वैल्यूज को पैनल, तो पैनल में आप जो कलर दोगे ऑटोमेटिक, बाय डिफॉल्ट आप रख भी सकते हो। तभी हम लोग कोई भी कलर नहीं ऐड कर रहे हैं।
बाकी जिसको अपने हिसाब से कस्टमाइज करना हो वो कर सकते हो। ये हमारा एवरेज होगा। नेक्स्ट हमारे पास क्या था? बन गया, ये नहीं बना थोड़ा सा टीवी का काम किया। तो हमारे पास ये सीट है। तो मैंने ये कल क्रिएट किया। कैसे क्रिएट किया था बता सकते हैं? हम्म। ये बीवी का हमारे पास था, ये लास्ट कि हमारे पास टोटल बीवी व्हीकल्स कितने हैं और उसको परसेंटेज में दिखाना था। ये दोनों हमने किया था। कैसे किया था? तो इफ लगा के हमने काउंट किया था। इसको मैं थोड़ा सा डिजाइन करता हूँ, देन नेक्स्ट। यहाँ पे जो भी चीजें लिखी हुई है मैं लिख देता हूँ। टोटल बीवी व्हीकल्स। हाँ। सेकंड वाले में हमने परसेंटेज भी यूज किया था ना। ये क्या चीज? सेम कहाँ पे लगती है? दोनों सब तो अलग अलग है। परसेंटेज ऑफ द टोटल 77.61। परसेंटेज ऑफ द टोटल लिखना है, एडिट करके लिख सकते हैं। परसेंटेज। ये यहाँ पे जिस तरीके से लिखा है ये, तो आपको इस तरीके से यहाँ पे भी लिखा है। बाकी जो फोन का साइज होगा अपने हिसाब से क्या करोगे, एक बार मैच कर लो। फिर से कैलकुलेट कर, जैसे इसका जो फॉर्मूला होगा ना सेम इसमें भी होगा। पर डिफरेंस क्या होगा सिर्फ? हाँ, इसमें बीवी था, इसमें क्या था, पीएचईवी था। इसका मैंने क्रिएट किया तो इसको भी क्या कर रहा हूँ, फॉर्मूला से स्टार्टिंग से बता दें। तो एक पीएचईवी। तो पहला वैल्यू हमारा क्या है, पीएचईवी कैलकुलेट करने का। तो कैसे कैलकुलेट हो सकता है, ये वैल्यू कैसे कैलकुलेट होगा पहले? ये वैल्यूज कैसे होगा? तो आप काउंट लगाते थे, और काउंट किसके बेस पे होगा, इफ के बेस पे, कि हमारा जहाँ पे पीएचईवी होगा वही क्या करना है, काउंट करना है, अदरवाइज नहीं करना। तो ये हमारा फॉर्मूला रहेगा इसके लिए।
न्यू मेजर कैलकुलेट, और ये हमारा ये है PHEV। और इसमें कैसे लिखेंगे? तो ये कंडीशन के बेस पे काउंट करना है। तो हमारा जो रिटर्न होगा वो लास्ट में जो काउंट होना चाहिए वही आना चाहिए ना, वही नंबर आएगा। तो इस काउंट के अंदर जो होगा वो किसके बेस पे होगा? कंडीशन के बेस पे। तब इसके अंदर हम लोग क्या लिखेंगे? इफ का कंडीशन लिखेंगे। कैसे लिख सकते हैं? तो इफ, देन कौन से कॉलम में चेक करेंगे? व्हीकल टाइप। व्हीकल टाइप, टाइप लिख देते हैं व्हीकल टाइप। ये देखो इलेक्ट्रिक व्हीकल टाइप। अगर ये वैल्यू क्या हो, इक्वल हो PHEV के, तो PHEV लेते हैं, उस कॉलम में क्या स्टोर था? फुल फॉर्म देख लेते हैं क्या लिखा। क्योंकि एग्जैक्ट सेम होगा तभी क्या होगा? कंडीशन ट्रू होगा, अदरवाइज फॉल्स होगा। ये PHEV इस तरीके से, इसमें PHEV लिखा था और उसका फुल फॉर्म भी लिखा था। तो इसको एज एज इट इज क्या करना है आपको? लिखना है। या तो कॉपी पेस्ट कर लो या फिर एज इट इज आप क्या करो, लिख लो। और इसको डबल कोटेशंस के अंदर, ताकि ये क्या है, एक स्ट्रिंग है ना। अगर ये ट्रू होता है तो हम लोग क्या करवाना चाह रहे हैं? वन। हाँ, केस सेंसिटिव है। स्ट्रिंग हमारा केस सेंसिटिव ही होता है। देन हम लोग क्या करवाना चाह रहे हैं? वन। इसका मतलब क्या हो गया? कि जहां पे भी ये कंडीशन ट्रू होगा उसके जगह पे आपको क्या रिटर्न होगा? वन रिटर्न होगा। और ये जैसे जैसे वन रिटर्न होगा उसको हम लोग क्या करें, काउंट कर ले रहे हैं। यानी यहाँ पे हमारा क्या होगा, फॉर्मूला एंड हो जाएगा इफ का। तो हमने यहाँ पे लास्ट में एंड लिख दिया कि यहाँ पे हमारा इफ क्या है, एंड हो चुका है। नीचे लिख देता हूँ, पहला कंडीशन था, देन वन और एंड। और ये हमारा क्या है, काउंट का ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज है। क्या हो गया? तो कोई नहीं, राइट क्लिक करके एडिट कर सकते हो। दूसरा तरीका क्या रहता है PHEV निकालने का? कि टोटल में BEV माइनस करते तो क्या बचता? PHEV बचता। तो वो भी तरीका क्या है, आप कैलकुलेट कर सकते हो। ये क्लोज हमने काउंट यहाँ पे ओपन है तो यहाँ पे क्लोज किया। और बाकी हमने यहाँ पे इफ का ही लिखा है। कंडीशन हो गया, अगर ट्रू होता है तो वन, अदरवाइज कुछ नहीं।
ये केपीआई का नाम यही रखो जो हमारे पास यहाँ पे है, टोटल पीएचईवी व्हीकल्स। पहले जीरो दिख रहा है, जीरो क्यों दिख रहा है वो तो पता होगा। ये लिखा हुआ पूरा, बैटरी का लिख रहा तो ये होगा, बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, देन आपके पास स्पेस है, देन बीवी, ये पास होगा पूरा। इसका परसेंटेज फिर क्या करना होगा, आपको कैलकुलेट करना होगा। कैलकुलेट कर सकते हो, कैसे करेंगे? परसेंटेज कैसे निकालते हैं? अच्छा, एवरेज, एवरेज से परसेंटेज निकलता है। हाँ, ये वो क्या नाम था उनका, जैक, इनका दीदी कैलकुलेट करके गिवन डिवाइडेड बाय टोटल होता था और इंटू 100, वही हमारा परसेंटेज में चाहिए। तो आप वही फॉर्मूला क्या करोगे, लगा? नहीं, नया क्रिएट करके। यहाँ पे आपके सामने लास्ट में 20 स्पेस, क्योंकि टेक्स्ट में ना स्पेस को भी काउंट करो, टेक्स्ट में सारी चीजें होंगी। ये 33 हो गया। परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए क्या करोगे, सिंपली पीएचईवी परसेंटेज, ये परसेंटेज है, तो पीएचईवी डिवाइडेड बाय टोटल, टोटल व्हीकल्स, क्या लिखा था हमने, टोटल व्हीकल लिखा। तो में क्या मिलेगा, पॉइंट में मिलेगा। इस पॉइंट को आप नंबर में कन्वर्ट करना चाहते हैं, क्या कर सकते हैं, 100 से मल्टीप्लाई, या तो फिर हमारे पास क्या था, फॉरवर्ड में जाके परसेंटेज चेंज कर सकते हैं। दोनों में से कोई भी तरीका आप यूज कर सकते हैं, यहीं से करोगे तो। लेकिन परसेंटेज का साइन यहाँ से नहीं लगेगा, आपसे अलग से टैक्स की तरह उसको ऐड ऑन करना। हाँ, ये दोनों को क्या करोगे, एक साथ रखोगे, देन मल्टीप्लाई, इनटू 100। तो ये आपको परसेंटेज क्रिएट हो जाएगा, एंड देन ड्रैग एंड ड्रॉप कर।
हम्म। तो यहाँ पे आप इससे क्रिएट कर जिस तरीके से कैम लगाया था, तो इसी परसेंट। अगर आपको नॉर्मली नहीं लगाना तो क्या करते थे, परसेंटेज फॉर्मेट से ऐड कर देते, तो डबल परसेंटेज आपका लग जाएगा। PHED, ये कुछ इस तरीके से रहा है। क्या चीज हो गया, क्योंकि लेबल है ना, तो लेबल में ही ऐड करते हैं चीजों। बाकी यहीं पे क्या करते हैं, लास्ट में परसेंटेज आप लगा देते हैं, क्योंकि मैंने 100 से कैलकुलेट कर दिया है। तो आप वो टेबल में क्या कर सकते हैं, फॉर्मेट के साथ नहीं लगा सकते। फॉर्मेट में जैसे वहाँ पे परसेंटेज क्लिक करते हो तो क्या करता है वो, ऑटोमेटिकली 100 से मल्टीप्लाई करता है। जैसे यहाँ पे राइट क्लिक करके फॉर्मेट करते थे, नंबर फॉर्मेट, तो वहाँ पे भी परसेंटेज का ऑप्शन आता था। तो वो क्या करता है, 100 से मल्टीप्लाई कर देता है एंड देन परसेंटेज का साइन लगा देता है। इससे पहले वाला हमने, तो आप क्या कर सकते हो, अगर 100 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आप वो फॉर्मेट यूज नहीं कर पाओगे परसेंटेज, क्योंकि आपने पहले ही मल्टीप्लाई कर दिया ना। अगर फिर से 100 से मल्टीप्लाई, अब साथ ही साथ आया, अगर फिर से 100 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा, 2238 पॉइंट समथिंग, है ना। तो क्या आ जाएगा, 2238%, जो हमारे लिए क्या होगा, गलत हो जाएगा फिर। ये हमारा टोटल, नहीं, टोटल परसेंटेज ऑफ द टोटल, हाँ। वो तो टेक्स्ट आप अपने हिसाब से ऐड कर
क्या हो गया मैं बना। ये नॉर्मली टेक्स्ट ऐड किया है, दिख रहा है कि मैंने टेक्स्ट की तरह ऐड किया है परसेंटेज लास्ट में। क्या चीज नहीं समझ में आ रही? ये दोबारा देखते हैं। कोई नहीं, 5 मिनट के लिए वापस तो फिर ऑन करना। क्योंकि अभी फिर वापस बाहर जाओगे तो फिर गर्मी लगेगी, तबीयत खराब हो जाएगी। क्या? बाकी ये तीन हो गए। केपीआई आपका बन गया। एंड देन आपको अब क्या बनाना है? विजुअल्स बनाने हैं। विजुअल्स में हमारा क्वेश्चंस कुछ इस तरीके से था। पहले क्या बनाना था? टोटल व्हीकल्स बाय मॉडल ईयर। कहाँ से स्टार्ट करना था?
2010 से, और लाइन एरिया चार्ट बनाना था, तो ये क्रिएट हो सकता है। कर लो, कर लो, हो गया, फोन चालू हो गया। तो हमें क्या क्या लेना होगा, ईयर का लेना होगा एक, और एक टोटल नंबर ऑफ व्हीकल्स वाले, मॉडल ईयर, मान लो रो वाइज दिखाना है, बार में बना रहे हैं तो कॉलम वाइज में जाएगा। ये हमारा ईयर कुछ इस तरीके से दिख रहा है, एंड इसमें क्या ऐड करना है हमें, टोटल व्हीकल्स। टोटल व्हीकल्स का है ये रहा। तो ये आपको कुछ इस तरीके से बन जाएगा लाइन चार्ट। अब इसमें हमारे पास क्वेश्चन में क्या था कि 2010 के बाद का दिखाना था, ऑनवर्ड दिखाना था। क्यों? क्योंकि बाय डिफॉल्ट देखोगे ना, 2010 से पहले हमारे पास सेल्स वैसा कुछ नहीं था कि एक व्हीकल, टू व्हीकल्स इस तरीके से उन्होंने सेल किया हुआ है। तो बाय डिफॉल्ट हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको स्किप कर सकते हैं। स्किप करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें कहाँ तक का चाहिए, 10 के बाद का चाहिए ना, इससे पहले को क्या करना होगा, हटाना पड़ेगा। या तो डिलीट करोगे या फिर फिल्टर करोगे। तो हमारे पास मॉडल ईयर के बेस पे फिल्टर पे ले जाओगे, और इसमें हमारा जो रेंज होगा स्टार्टिंग क्या रखना है हमें, तो मान लो एट लिस्ट पे करते हैं। एट लिस्ट क्यों कर रहे हैं, कि इन फ्यूचर हमारे पास क्या होगा, 2025 का भी होगा, 6 का भी होगा आगे जाके। तो इसको हम लोग एट लिस्ट पे काम कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि कम से कम हमें 2010 का तक चाहिए, 2010। जैसे आप अप्लाई करोगे तो आपके पास 2010 का डेटा यहाँ पे इस तरीके से start है। ये ऑटोमेटिकली ग्राफ बढ़ता जाएगा ना आपका, ये डायनेमिक रहेगा, जैसे जैसे डेटा आएगा आपका ग्राफ बढ़ता है। ये हमने अपने पे क्लिक किया, तो बाय डिफॉल्ट स्टार्टिंग रेंज 2009 दिख रहा है और 2025 लग रहा है। तो ये भी रेंज हमें डिफाइन करना है कि 2010 से स्टार्ट करना है, तो क्या कर सकते हो, 10 से स्टार्ट करना है। ये 9 का ना दिखे मुझे यहाँ पे, तो क्या करेंगे, इसके एक्सेस को क्या कर सकते हो, एडिट कर सकते हो। इसमें हमारे पास क्या होता था, टिकट का होता था, टिकट्स, ये आएगा इधर, ये टिकट मार्कर्स, और इसमें सब क्या करते थे, वैल्यू स्टार्टिंग पॉइंट, अच्छा यहीं पे है ना, फिक्स स्टार्टिंग रेंज हमारा क्या होगा, 2010 का। ये किसका हमारे पास है, 2000, इसी का है ना, मॉडल ईयर का ही। और इंटरवल कितने का रखना है, मान लो 1 का। अच्छा यहाँ पे से चेंज कर सकते, ये तो टिकट का हो गया, चलो ठीक है। बाय डिफॉल्ट जनरल में हमारा स्टार्टिंग, कस्टम, और स्टार्टिंग क्या होगा, 10 का। यहाँ पे इस तरीके से ग्राफ आपका स्टार्टिंग इस तरीके से दिखे। बाकी 2025 भी रख सकते हो, रखना है तो रख सकते हो, अदरवाइज इसको भी क्या कर सकते हो, ऑटोमेटिक पे लाके रख सकते हो, तो ये ऑटोमेटिक आ जाएगा। अगर ये चीज़ नहीं रखना तो क्या कर सकते हो, आप अपने हिसाब से 2024 रख सकते हो। इन फ्यूचर हमारे पास डेटा आएगा तो ऑटोमेटिकली बढ़ना चाहिए, तो ये क्या करते हैं, ऑटोमेट रखते हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं लास्ट हमारे पास 2024 का ही रहेगा, तो क्या कर सकते हो, 2024 यहाँ पे ऐड कर सकते हो। तो 10 से 14 के बीच में। अब इसको किस ग्राफ में दिखाना है मुझे, कौन सा ग्राफ था, लाइन एरिया चार्ट था याद है तो, दिख रहा है। तो आप इसको लाइन एरिया चार्ट पे कन्वर्ट करो, तो ये हमारा कुछ इस तरीके से बन जाएगा। अब इसमें क्या है, ग्रिड लाइन से ये सारा चीज आप क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। रिमूव कैसे कर सकते हैं, राइट क्लिक फॉर्मेट, जितने भी लाइन है उसको क्या करोगे, नन करो। इसमें एक और चीज था हमारे पास, ये एवरेज,
एक यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, एवरेज का लाइन दिख रहा है, ये दिख रहा है कि हमारा ऑन एन एवरेज सेल क्या जा रहा है हर एक ईयर में। हम लोग देखना चाहे तो कैसे देख, कैसे क्रिएट करेंगे। तो इसके लिए आपके पास ना एक एनालिटिक्स टूल होगा, ये दिख रहा है बगल में। उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे। एनालिटिक्स का मतलब क्या हो गया कि जो मोस्ट कॉमन चीजें आप करते हो वैल्यू को समराइज करने के लिए, उसको हम लोग बोलते हैं एनालिटिक्स। तो पहला आपके पास क्या है, कांस्टेंट लाइन। कांस्टेंट लाइन का मीनिंग क्या होता है, कि आप नॉर्मली एक कोई भी लाइन ड्रॉ कर सकते हो अपने डेटा के हिसाब से। मान लो आपको यहाँ पे ड्रॉ करना है, मुझे 25 पे एक लाइन ड्रॉ करना है तो इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हो, 15 पे ड्रॉ करना है तो इस तरीके से कर सकते हो। लेकिन ड्रॉ क्यों करते होंगे, तो बेसिकली वो बिजनेस यूज के हिसाब से भी डिपेंड करेगा। पहला, आप एक टारगेट सेट कर सकते हो कि हमारा एक मिनिमम वैल्यू कितना का सेल ला के ही देना आपको। मिनिमम लाइन भी ड्रॉ कर सकते हो, मैक्सिमम लाइन भी ड्रॉ कर सकते हो, एवरेज लाइन भी ड्रॉ होता है। तो वो बिजनेस पर्पस के लिए होता है ना। तो वो चीज़ आप क्या कर सकते हो यहाँ से, कि बाय डिफॉल्ट तो मैं मान लेता हूँ कि जो हमारा टारगेट लाइन है वो 15 की है, 15 की है। तो क्या करोगे, कॉन्स्टेंट पे क्लिक करोगे, कॉन्स्टेंट, और आपके पास यहाँ पे कर सकते ऐड ऑन कर सकते। लेकिन आपके पास दो चीजें आ रही, पहला रेफरेंस लाइन है ना। तो आप इसमें से क्लिक करते हो तो ये टेबल में आने लगता है। देन इसके बाद क्या है कि मॉडल ईयर है और एग्रीगेट है, दिख रहा है। तो जो आप कांस्टेंट लाइन ड्रॉ करना चाहते हो वो रो वाइज दिखाना चाहते हो या फिर कॉलम वाइज। जो हमारा मॉडल है वो क्या है, कॉलम वाइज है, दिख रहा है। जो हमारे पास एग्रीगेट फंक्शन है वो क्या है, रो वाइज है। तो अगर आपको रो वाइज करना है तो क्या कर सकते हो, आप एग्रीगेट पे लगा सकते हो, ड्रॉप कर सकते हो। अगर कॉलम वाइज लगाना है तो मॉडल पे। अगर आपको पूरे टेबल पे लगाना है तो क्या कर सकते हैं, इस पे कर सकते हैं। तो इसमें क्या होगा, रो एंड कॉलम के भी दोनों के बेस पे आ जाएंगे। जैसे मैंने इस पे क्या किया, ऐड ऑन किया, मान लो इसमें 2000 का ही रखते हैं, तो 2000 दोनों साइड में आने लगेगा। ये बाय डिफॉल्ट ये आ गया, और इधर हमारा 2K का नहीं है। तो बाय डिफॉल्ट ये हमारा क्या है, कॉलम वाइज आ रहा है। तो इसको एडिट कर लेते हैं, एडिट कांस्टेंट लाइन वैल्यू 2002। मॉडल ये में नहीं था शायद, एडिट इंटायर टेबल पे है ना, ये दिख रहा है। तो बाय डिफॉल्ट ये क्या कर रहा है, कॉलम वाइज ले रहा है। अगर आप बैंड पे यूज करना चाहो, बैंड का मतलब कि एक रेंज, क्या आप किस रेंज पे यूज करना चाहो, डिस्ट्रीब्यूशंस, कि आपके पास पूरे डेटा पे क्या होगा, ये चीजें दिखेंगी। बट मुझे अभी लाइन पे ही ड्रॉ करना है। ऑटोमेटिक ये सारी चीजें ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट ये क्या कर रहा है, कॉलम वाइज ले रहा है। तो रो वाइज करना रहता है तो कैसे करते हैं, आप इसको क्या करते हैं, एग्रीगेट पे ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं। तो जैसे एग्रीगेट पे करते हैं ना, तो यहाँ पे आपके पास वैल्यू आता है। नहीं, तो मान लो ये हमारे पास क्या है, 15K का एक ले रहे थे अपने हिसाब से। एडिट सबसे छोटा हो रहा है ना, 15K होगा, तो 15,000 इस तरीके से दिखे। एंड आप ओके पे क्लिक करो, तो यहाँ पे दिख रहा है 15K का एक लाइन। और जो इससे पहले हमने जो क्रिएट किया था वो ये था 24 का। इसको यहाँ से डिलीट ही कर देते हैं। तो आप रो वाइज और कॉलम वाइज ड्रॉ कर सकते हो। बाय डिफॉल्ट पूरा पैनल में यूज कर रहे थे तो क्या आ रहा था, सिंगल ही आ रहा था। एक बार पूरे पैनल में,
पैनल के लिए यही आ रहा है इसमें, बट कोई नहीं। 2010-12, अच्छा दो लाइन ड्रॉ कर दिया है क्या? क्या हो गया? एसी चालू कर दिया, पंखा का क्या बात है? सिंपली आप एक कस्टम लाइन ड्रॉ करते हो, तो उसी को कांस्टेंट लाइन, कौन सा? तो वो बेसिकली कौन सा लाइन है? बाय डिफॉल्ट एवरेज कैलकुलेट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एवरेज कैलकुलेट करने के लिए टोटल डिवाइडेड बाय टोटल नंबर, यही करते थे। तो यहाँ पे एवरेज है, आप उस तरीके से भी कर सकते हो। दूसरा हमारे पास एक लाइन बाय डिफॉल्ट है, क्या आप नॉर्मली क्या करोगे, एवरेज लाइन भी ड्रॉ कर सकते हो। तो यहाँ पे आप क्या करते हो, सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप करते हो। तो यहाँ पे आपको टेबल, पैनल और सेल दिख रहे हैं। पैनल में क्या होगा और सेल में क्या होगा? टेबल में पता है कि पूरे टेबल में आ जाएगा। पैनल में क्या होगा? जैसे यही चीज मॉडल ईयर पे बेस पे, अगर ये कैटेगरी में यहीं पे दिखा देते कि हमारे पास तीन कैटेगरी रहती है, A B C, तीनों का इंडिविजुअल क्या बनता, मॉडल ईयर का बनता, कैटेगरी ए में क्या ट्रेंड चल रहा है, कैटेगरी बी में क्या ट्रेंड चल रहा है, कैटेगरी सी में क्या चल रहा है। तो जो तीनों का इंडिविजुअल बनता है ना, उसको पैनल बोलते हैं। देन सेल फिर क्या होता, उसके अंदर जितने भी बार कॉलम बनते हैं ना, वो हमारा क्या होता है, सेल हो। तो आप पूरे टेबल का एवरेज निकालना चाहते हो या इंडिविजुअल पैनल का निकालना चाहते हो, मतलब कैटेगरी ए का ही एवरेज के बेस पे लाइन ड्रॉ करना चाहते हो, या तो फिर इंडिविजुअल पे करना चाहते हो। बाय डिफॉल्ट अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, टेबल पे करना चाह रहे हो, और वो किसका होगा, टोटल व्हीकल का होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इस पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर, तो बाय डिफॉल्ट एक एवरेज लिख के आ जाएगा। लाइन का कोई काम नहीं था, इसको क्या कर रहे हैं, अभी रिमूव करते रहे। ये कांस्टेंट लाइन का हमारा क्या है, कोई काम नहीं है। ये हमारे पास एवरेज लिखा हुआ आ रहा है, लेकिन एक्चुअल वैल्यू जब अब इसमें लेके जाते हो ना, तब दिखता है कि 10 समथिंग है। अब इसको क्या कर सकते हो आप, एडिट फॉर्मेट जो करना है आप कर सकते हो, राइट क्लिक। अगर आपको इसको चेंज करना है तो एडिट करोगे, कि एक्चुअली में क्या करना है, वैल्यूज चेंज करना है। तो यहाँ पे आपको क्या लिखा हुआ दिख रहा है, एवरेज लिखा हुआ दिख रहा है ना। आप चाहते हो वहां पे ना वैल्यू साथ ही साथ दिखे, तो यहाँ पे आपको एक लाइन दिख रहा होगा, लाइन करके लिखा हुआ, ये दिख रहा है। लाइन में हमारा वैल्यू क्या कौन सा जाएगा, एग्रीगेट करके टोटल, मतलब एवरेज उसका निकलेगा। क्या निकलेगा, एवरेज फंक्शंस लगा हुआ है। देन लेबल, लेबल में क्या लिखा हुआ है, कंप्यूटेशंस। बाय डिफॉल्ट कंप्यूटेशंस का मतलब कि आपने क्या कैलकुलेट कर रहे हो, तो कंप्यूटेशंस क्या कर रहे हैं हम लोग, एवरेज कंप्यूट कर रहे हैं। देन आप इसको क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हैं। इसके जगह पे क्या कर सकते हैं, वैल्यू, ये दिख रहा है। तो कंप्यूटेशंस की जगह पे अगर वैल्यू रखोगे तो क्या होगा, वैल्यू शो होगा। कस्टम में क्या आता है कि आप वैल्यू भी रख सकते हो और कंप्यूटेशंस दोनों रख सकते हो। बाय डिफॉल्ट लेबल, यहाँ पे क्या वैल्यू रखना चाहो तो सिर्फ वैल्यू दिखेगा, कंप्यूटेशंस रखना चाहो तो कंप्यूटेशन दिखेगा। बाकी अगर आप क्या करते हो, कस्टम करते हो, कस्टम, देन कस्टम में आपके पास क्या आएगा, ऑप्शन आएगा कि आप इसमें कुछ राइट कर सकते हो बाय डिफॉल्ट, या तो जो आपके पास प्री डिफाइन है वो भी क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो शॉर्ट फॉर्म में एवरेज लिख लेते हैं, एवीजी, और ये कुछ इस तरीके से दिखना चाहिए। और इसके बाद हमें क्या दिखना चाहिए, उसका वैल्यू। तो वैल्यू कहाँ पे स्टोर है, देखोगे तो इस वेरिएबल पे स्टोर है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको भी दिख रहा होगा वैल्यू। तो बस वैल्यू पे क्लिक करोगे तो इसके साथ क्या होगा, शो हो जाएगा, ये दिख रहा है। एंड देन आप क्या करते हो, अप्लाई करोगे, तो बाय डिफॉल्ट ये आपको एवरेज और उसका वैल्यू दिखाएगा। तो कैसे कर रहे हैं पता चला, एडिट करके हमने बस कस्टम लिया, और कस्टम में उसका लेबल क्या होगा वो हमने डिफाइन, 10 के दिखा रहा है, 10.3 के, 10.7 के दिखा रहा है, उस तरीके से। उसको कैसे चेंज करेंगे फिर, उसके लिए हमारे पास ऑप्शंस, पुराना ऑप्शन क्या था, फॉर्मेट, के पे चेंज करते थे। तो बस राइट क्लिक करोगे तो फॉर्मेट आ रहा होगा, तो फॉर्मेट कर दोगे। जैसे इस लाइन पे क्या करोगे, राइट क्लिक करोगे, फॉर्मेट का ऑप्शन आता है, इसमें से क्लिक करोगे तो ये नंबर दिख रहा है। अब यहाँ से क्या कर सकते हो, नंबर्स कस्टम, और अपने हिसाब से जो भी चेंज करना है कर सकते हो। कि मुझे इसको के में दिखाना है तो के पे हमने क्या किया, चेंज कर लिया। तो 10.03 आ रहा है, जो एक्चुअल वैल्यू होगा वही दिखा है।
तो ये तो नॉर्मल आप क्या कर सकते हो, फॉर्मेट कर सकते हो। बाकी और क्या था इस पे, ये लाइन डॉटेड लाइन था। आपके पास क्या है, सॉलिड लाइन है, तो आप क्या कर सकते हो, इनमें क्लिक करोगे तो यहाँ पे लाइन दिख रहा है। आपको किस टाइप का लाइन चाहिए आप क्या कर सकते हो, डिफाइन कर सकते हो। अगर आपको डॉटेड लाइन चाहिए तो आप डॉटेड पे क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, डॉटेड लाइन पे क्रिएट होगा। मालूम है कुछ इस तरीके से। देन सेकंड हमारे पास क्या था, कि आपके पास डेटा लेबल दिख रहे थे, तो ये बेसिकली क्या है, लेबल्स है, तो आप उसको क्या करोगे, ऐड ऑन कर सकते हो। तो ये किस में जाएगा, डेटा लेबल है ना, तो आप डेटा पे जाओगे, इधर क्या टोटल, ये रहा, और इसको लेबल में ऐड कर दोगे, तो ये आ गया। बाकी आपको इस तरीके से नंबर दिख रहा है, आप क्या कर सकते हो, अलाइनमेंट इनका सही कर सकते हो। दूसरा, आप इसके फॉर्मेट कर सकते हो। बट थोड़ा सा एनालिटिक्स में और भी चीजें हैं, जैसे मीन और मीडियन है ना, एवरेज को हम लोग मीन बोल सकते हैं, बोल सकते हैं क्योंकि एक ही होता है, कंफ्यूज नहीं होना है। और मीडियन क्या होता है फिर, दोनों में डिफरेंस, दोनों सेम ही यूज केस के लिए होते हैं, लेकिन डिफरेंस क्या आएगा, जब हमारे पास आउटलायर रहेंगे ना तब मीडियन यूज करेंगे। मेन ये है कि अगर आपके पास आउटलायर नहीं है तो आप मीन और मीडियन दोनों में से कोई भी यूज करोगे, रिजल्ट सेम आएगा। लेकिन अगर आपके पास आउटलायर है तो क्या यूज करोगे, मीडियन। आउटलायर मतलब अनयूजुअल डेटा, कि मान लो मेरे पास क्या है, 2000 से 10 के लेके 24 का है, और अचानक कोई हमारे पास एक और डेटा है, कौन से ईयर का, 1960 का। तो 1960 का आपके पास एक नॉर्मल सिर्फ क्या है, 10 डेटा है। तो जो हमारे पास अभी तक का रेंज था और ये जो डेटा आ रहा है, तो ये हमारे लिए क्या होगा, कि जो हमारा नॉर्मल डेटा का बिहेव था वो क्या है, ये अलग है। और ये डेटा का क्या है, कि मे भी हमारे लिए कोई यूज केस नहीं है। अगर यूज केस होगा भी तो क्या कर सकते हो, इसको आप चेंज कर सकते हो, कि ये जो 1960 इसको हम लोग क्या करेंगे, अप्रोक्स 2010 और 9 के आसपास ला सकते हैं, मतलब उसके आसपास रहेगा तो हम लोग यूज कर सकते हैं। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको रिमूव करते हैं। रिमूव करने के लिए आप क्या करते हो, डिलीट कर सकते हो। दूसरा, आप मीडियन यूज कर सकते हो। मीडियन जब हम लोग यूज करते हैं ना, तो ये नंबर ज्यादा इफेक्ट नहीं करता हमारे एवरेज पे। जो भी आप एवरेज कैलकुलेट करोगे तो ये लास्ट वैल्यू है, तो ये ज्यादा इफेक्ट नहीं करेगा। समझे, ये समझे। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास तीन नंबर है, 3, 4, 5, इसका एवरेज क्या आएगा, 12/3 होगा, 4 आएगा, है ना। और मीडियन हम लोग कैसे निकालते हैं, मिडिल वैल्यू बोलते हैं। इसका मिडिल वैल्यू क्या है, 4। तो मीन और मीडियन दोनों सेम आ रहे हैं, है ना। लेकिन जैसे मैंने ऐड किया 100, अब कितना हो जाएगा, एवरेज 112/3, तो कितना हो जाएगा, 3, और कितना हो जाएगा, 27, 37 के आसपास आएगा। तो इसका एवरेज 37 आ गया। और मीडियन निकालेंगे तो कितना आएगा, तो आप ये कैंसिल आउट करते हो, ये कैंसिल आउट करते हो। हम्म, अच्छा, ये मैंने 3 से डिवाइड कर, तो ये 28 के आसपास आ रहा है। ठीक है। अब ये देखो कि जो एवरेज है 28 है, आपको लगता है कि इन सारे नंबर को वो रिप्रेजेंट कर पाएगा, नहीं ना। तो मतलब जो ये एवरेज निकाल रहे हो वो क्या है, गलत हो गया।
अगर सही भी है तो इसका क्या है कि आप यूज केस नहीं कर सकते, क्योंकि मोस्ट ऑफ द डेटा हमारे पास क्या है, 3 4 5, मतलब अप्रोक्स 3 और 5 है, इसी के बीच में ना। तो जो हमारा एवरेज आना चाहिए था इसी के आसपास आना चाहिए। क्योंकि एवरेज का मीनिंग क्या होता है कि मोस्ट ऑफ द डेटा जहाँ पे होगा वो वैल्यू, इसी को हम लोग एवरेज बोलते हैं। तो अब इसका मीडियन निकालोगे तो क्या आएगा कि लास्ट लास्ट कैंसल आउट होता है, 2 नंबर बच रहे हैं, तीन दोनों में क्या करते हैं एवरेज निकालते हैं। 4 + 5 ÷ 2, तो 9/2 कितना हो गया, 4.5। तो जो 4.5 आया, तब देखोगे क्या है कि मोस्ट ऑफ द डेटा जहाँ पे ला कर रहा है उसी के बीच में है ना? तो ये क्या बोल सकते हो कि हमारा ये बेस्ट एवरेज है एज कम्पेयर टू ये जो 28 दे रहा है। ये समझ में आया? तो मीडियन कब यूज करेंगे, जब इस तरीके से आउटलायर रहेगा। तो उसमें क्या होता है कि जो हमारा मीन होता है वो बहुत ज्यादा डाइवर्ट हो जाता है, उससे क्या होगा कि कैलकुलेशन सही नहीं होगा। तो उस डाइवर्जेंस को बचाने के लिए, मतलब जो भी हमारे पास वैल्यू डाइवर्ट हो रहा है कि 28 हो जा रहा है, पहले कहा था 4 था, अब कितना हो गया 28 हो गया। तो ये क्या है, बहुत ज्यादा ही डाइवर्ट हो रहा है। कि मान लो कि कुछ डाइवर्ट होता है मान सकते हैं, लेकिन इतना ज्यादा होगा तो क्या होगा, वो हमारा एवरेज वैल्यू प्योर नहीं होगा, प्योर इन द सेंस कि उसका यूज नहीं कर सकते। लेकिन जैसे मैंने एक डेटा पॉइंट ऐड किया तो हमारा पहले एवरेज 4 था मीडियन में, अब कितना हो गया 4.5 हो गया, तो ज्यादा शिफ्ट नहीं हुआ, है ना। तो ये क्या दे रहा है कि आपका एवरेज के आसपास है ज्यादातर। तो ये बेस्ट रिजल्ट देगा उस टाइम जब हमारे पास क्या रहेगा, आउटलायर्स रहेंगे। आउटलायर बेसिकली इसको क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि जो हमारे पास यूजुअल डेटा होना चाहिए था ये क्या है 3 4 5, मतलब 1 का गैप हो सकता था, 2 का गैप, 3 का गैप हो सकता था, लेकिन हमारे पास इसमें कितने का गैप है, अप्रोक्स 95 का गैप है, जो बहुत ज्यादा है ना। तो बहुत ज्यादा गैप होता है तो उसी को बोलते हैं हम लोग आउटलायर्स। इसका इंडस्ट्री में भी यूज होता है कि आउटलायर ज्यादा है तो उसको रिमूव कर सकते हो। दूसरी चीज क्या होगा, अगर मेडिकल में देखेंगे तो जस्ट उसका रिवर्स केस यूज होता है। मेडिकल में जो रेयर इलनेस होता है वो बहुत कम लोगों का होता है ना। तो इसमें जो जो आउटलायर होगा वहाँ पे क्या होगा, इंपॉर्टेंट होगा, तो उसमें सिर्फ आउटलायर को ही देखेंगे, बाकी नॉर्मल डेटा को क्या करेंगे, हटा देंगे। क्योंकि क्या देख रहे हैं वहाँ पे, रेयर डिजीज देख रहे हैं। तो क्या होता है कुछ ही लोगों में होता है, तो वो क्या होता है दोनों तरीके से उसका यूज कर सकते हो। कहीं पे आउटलायर लोगे, कहीं पे आउटलायर रिमूव करो। एवरेज है, मीन बोलते हैं मैथमेटिकली, और एवरेज नॉर्मल लाइफ में। अगर मैथ्स में जो भी चीजें होंगी ना आप उसको बोलते हैं मीन, स्टैट्स में जाओगे तो। और अगर नॉर्मल इसी को अपने लाइफ में यूज करते हैं तो उसको बोल देते हैं एवरेज। तो मीन और एवरेज दोनों सेम है, सिर्फ क्या है बोलने का तरीका अलग है, मतलब दोनों का लिखने का अलग अलग तरीका। मोड क्या होता है बता सकते हो, पढ़ा होगा, भूल गए। मोड बेसिकली होता है कि आपके पास जो भी एक डेटा है ना, 3 4 8 3 3 4 और 5, इसमें जो मोस्ट रिपीटिंग क्या होगा, नंबर होगा, वही हमारा मोड होगा। कि कौन सा नंबर हमारा क्या रहा है, मोस्ट रिपीट कर रहा है। तो 3 हमारा क्या है 3 टाइम्स है, 4 हमारा क्या है 2 टाइम्स है, 8 हमारा 1 टाइम्स है, और 5 हमारा क्या है 1 टाइम्स है। तो इसमें मोस्ट फ्रीक्वेंसी किसकी है, 3 की है, तो ये हमारा हो गया। तो बाय डिफॉल्ट एक हमारे पास एक और 4 रहता, तो इसमें भी 3 हो गया, इसमें भी 3 हो गया, तो इसमें से मोड कौन सा होगा फिर, दोनों होगा फिर। तो इसमें क्या बोलते हैं, आपके पास दो मोड है, उसको बोलते हैं बाय मोड। फिर ट्राई, अगर तीनों सेम हो गए तो ट्राई। अगर मान लो ये हमारे पास प्रोडक्ट ए है, प्रोडक्ट बी है, अगर कोई आपसे पूछ दे कि कौन सा प्रोडक्ट हमारा सबसे ज्यादा सेल हो रहा है, तो क्या बोलोगे, ए या बी, दोनों। तो ये हमारा क्या हो गया बाय मोड हो गया। तो इनमें से आप कोई भी यूज कर सकते हो, या तो फिर दोनों यूज करोगे। अगर दोनों भी यूज करेंगे तो सेम ही नंबर आएगा, 3 आ रहा है। अगर इसको यूज करेंगे तो भी 3 आएगा, इसको यूज करेंगे तो भी 3 आएगा। तो बाय मोड ट्राई मोड ये इस तरीके से दिखता है। लेकिन रियल वर्ल्ड में क्या रहेगा, प्रोडक्ट के नेम के बेस पे कि हमारे पास एक प्रोडक्ट ए है और बी है, दोनों क्या हो रहा है सेम नंबर सेल हो रहा है। क्या हो गया, नहीं, आउटलायर तो अभी बता रहा था। गूगल सारी चीजें रिकॉर्ड कर रहा है। आपका फोन हमेशा चालू रहता है।
ये समझ में। देन एक हमारे पास मीडियन होगा, क्वार्टाइल्स। क्वार्टाइल समझ में आता है क्या होता है? ये सारे मैथ्स के टर्म्स हैं। इंटर क्वार्टाइल रेंज सुना है? क्वार्टर बोलते हो ना, सेम वही है। क्वार्टर में क्या होता है कि आपके पास 4 पार्ट में डिवाइड कर देते हो, है ना? इसको बोलते हैं Q1, Q2, Q3, Q4, है ना? तो इसी तरीके से आपका डेटा भी क्या होगा, इन तरीके इनमें क्या होगा आपको दिखेगा कि मान लो आपके पास जो भी डेटा है वो 25% कहाँ पे होगा, ये क्या होगा 50% हो गया, ये 75% होगा, और ये क्या होगा 100% होगा, है ना? इसी तरीके से आपका डेटा कहाँ पे ज्यादा लाई कर रहा है, कैसे दिखता है कि मान लो यहाँ पे ज्यादातर इस तरीके से क्या दिख रहा है आपको, ग्राफ में दिख रहा है, और यहाँ पे कुछ डेटा दिख रहा है इस तरीके से। तब बता सकते हो डेटा हमारा कहाँ सबसे ज्यादा लाई कर रहा है। तो हमारा 75 और 100 के बीच में सबसे ज्यादा डेटा है ना? तो ये क्या करता है कि इंटर क्वार्टाइल रेंज जहाँ पे आपका ज्यादा डेटा होगा वहीं पे क्या बनेगा, इस तरीके से बनेगा। मतलब कि हमारा 50% डेटा इधर शिफ्ट हो जा रहा है, कि जरूरी नहीं कि 50-50 यहीं पे हो सकता है अगर डेटा यहाँ पे ज्यादातर लाई कर रहा है तो क्या किस तरीके से इंटर क्वार्टाइल रेंज बनेगा कि मान लो हमारा 50% यहाँ पे बना, क्योंकि डेटा इधर ज्यादा लाई कर रहा है तो हमारा ये क्या होगा, मीडियन होगा। मीडियन बेसिकली क्या होता है, मिड वैल्यू होता है। तो मिड वैल्यू आपका यहाँ पे शिफ्ट हो गया, क्यों? क्योंकि यहाँ पे ज्यादातर डेटा लाई करता है। अगर इधर ज्यादा लाई करता तो क्या होता, मिड वैल्यू आपका ये साइड दिखाने लगा। तो ये क्या हो गया कि मिड वैल्यू हो गया, और इसके बीच में जो डेटा है इस तरीके से दिखा रहे हैं। तो ये क्वार्टर क्या हो गया, 1 2 3 4 हो गए। तो 4 क्वार्टर ना लेके हम लोग सिर्फ क्या करेंगे, ये 3 क्वार्टर के बेस में लेंगे। ये हो गया ना कि हमारा Q1 हो गया, ये Q2 हो गया, और ये Q3 हो गया। तो जो Q3 और Q1 के बीच में जितना डेटा होगा उसी को हम लोग बोलते हैं इंटर क्वार्टाइल रेंज। ये समझा? यहाँ से Q1 से लेके Q3 तक के बीच में जो भी डेटा होगा उसको बोलते हैं इंटर क्वार्टाइल रेंज। इसको आप IQR यहाँ पे फॉर्मूला के बेस पे है। यहाँ पे क्या दिख रहा है, IQR में क्या होता है कि जो मिडिल वैल्यू होगा वो मीडियन ही होगा हमेशा। तो इसने क्या क्या किया कि डेटा सॉर्ट किया, क्योंकि मीडियन फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होता है, सबसे पहले डेटा सॉर्ट करते हैं, ये पता मुझे। देन मीडियन इसका कितना आ रहा है, 54 आ रहा है। तो 54 जैसे आ गया, ये क्या कर रहा है यहाँ से 50-50 इसको डिवाइड कर दो। अब इसमें से 50-50 है, एंड देन इसको क्या करना है, फिर से अनदर 4 बॉक्सेस में डिवाइड करना है। तो क्या करोगे, 25-25-25% में डिवाइड करोगे। तो जो 25% में हम लोग डिवाइड कर रहे हैं, यहाँ पे कौन सा नंबर आ रहा है, तो यहाँ पे 51-52 आ रहा है। और यहाँ पे जो डिवाइड कर रहे हैं वो कितना आ रहा है, 58 का। तो ये हमारा Q3 1 हो गया, और ये Q3 का वैल्यू हो गया। ठीक है? फिर इसके बाद क्या है कि आपके पास अलग वैल्यू होगा Q4 के बाद पहले का, और ये Q1 के पहले का वैल्यू। तो इनके बीच का जो डिफरेंस आएगा वो कितना आएगा, 58 और 52 है। ये कितना आ गया, 6 आ गया। तो ये जो डिफरेंस निकला ना, वही बेसिकली क्या है, रेंज है, इंटर क्वार्टाइल रेंज। कि मीन से हमारा मीडियन से वैल्यू कितना शिफ्ट हो सकता है। ये समझ में आया? सिंपल सा है ना कि हमारे पास जो जो भी है, इंटर क्वार्टाइल रेंज का मतलब हो गया जो भी मीडियन निकाल रहे हो, और Q1 Q3 का जो डिफरेंस होगा वही हमारा IQR वैल्यू। IQR वैल्यू क्यों डिसाइड करते हैं, क्योंकि इन फ्यूचर जब हमारा डेटा होगा ना, कि इस तरीके से 25-25 में कभी भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं रहेगा। कभी कभी क्या होगा, इस तरीके से डेटा होगा। तो बॉक्स प्लॉट दिखा, बॉक्स प्लॉट। स्टॉक मार्केट में पैसे लगाते हो? क्या हो गया? हम्म। तो सिर्फ सीखने का इच्छा नहीं होता। हाँ, थोड़ा बहुत पैसे तो डूबते हैं इसमें, नो डाउट।
हम्म। ये आपका जो बॉक्स बन रहा है, अभी बॉक्स कुछ इस तरीके से मान के चलो। तो ये 25 25 के बेस पे बन रहा है। मान लो इस तरीके से हमने 25 25 के बेस पे बना दिया। तो 50% डेटा इधर लाई करेगा और 50% डेटा इधर से लाई कर सकता है ना। लेकिन ये केस हमेशा ट्रू नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमने देखा कि मान लो कि यहाँ पे 50 50 इस तरीके से लाए, तो इस तरीके से कि मान लो मोस्ट ऑफ द डेटा इधर क्या है, लोअर साइड में। तो क्या होगा कि ये रेशियो 60 40 का हो सकता है ना। कि यहाँ पे अगर मेरा मीडियन था, तो मीडियन से पहले क्या 60% का डेटा हो सकता है, देन इससे ज्यादा होगा। तो ये चीजें क्या कर सकते हो आप बाय डिफॉल्ट IQR में दिखा सकते हो। IQR क्या बोलता है कि जो भी आपके पास वैल्यू है मीडियन का, तो मीडियन कोई ना कोई डेटा देगा कि मान लो ये हमारा क्या मीडियन है। तो मीडियन सबका निकाल सकते हो। मीडियन से आप क्या करते हो, इंटर क्वार्टाइल रेंज निकालते हो। इंटर क्वार्टाइल रेंज निकालने का हमने बता दिया फॉर्मूला सिंपल क्या होता है कि आपके पास 4 बॉक्सेस जब भी बनेगा इस तरीके का, तो उसमें Q1 बनेगा, Q2 बनेगा और Q3 बनेगा। इस तरीके से बनेगा। और जो यहाँ पे वैल्यू होगा वही बेसिकली क्या होगा, Q1 और Q3 का वैल्यू होगा। तो Q3 माइनस Q1 करते हैं, तो इसका जो रेंज निकलेगा, जैसे बाय डिफॉल्ट पिछले टाइम में 6 निकल रहा था, है ना। तो ये जो रेंज निकलेगा वो बेसिकली बताता है क्या, इंटर क्वार्टाइल रेंज। और इसमें क्या होता है कि इसमें आपका 50% से ज्यादा डेटा हमेशा होगा। 50 60 70 इस तरीके से जाएगा, लेकिन 50 से कभी भी कम नहीं होगा। तो आपका जहाँ पे ये बॉक्स बन रहा है, यहाँ से यहाँ तक का बॉक्स बन रहा है, इसका बेसिकली मीनिंग क्या हो गया कि यहाँ पे आपके पास 50% से ज्यादा डेटा है। अगर यहाँ से यहाँ तक के बीच में डेटा बन रहा है, तो यहाँ पे क्या है 50% से ज्यादा डेटा बन रहा है इस समय। और दूसरा यूज केस क्या रहेगा, किससे आप इजीली बता सकते हो कि आपका आउटलायर कौन सा है। कि मोस्ट ऑफ द हमारा मीडियन ये है, और ये हमारे पास क्या है क्वार्टर के बेस पे। तो Q1 में हमारे पास क्या है, कुछ वैल्यूज है। देन Q2 में ये हमारा क्या हो गया, मीडियन को ही Q2 को बोलते हैं, ये Q3 हो गया। Q3 के बाद ये हमारा क्या वैल्यू है। और ये जो लाइन दिख रहा है इसको बोलते हैं फेंसिंग। फेंसिंग मतलब कि जो हमारा इस रेंज के अलावा भी हमारे पास डेटा होगा ना, Q1 Q3 और Q1 के बीच के रेंज के अलावा भी हमारे पास क्या होगा, डेटा होगा, जो नॉर्मल डेटा होगा। तो उसको फेंसिंग के थ्रू दिखाते हैं। कि ये बेसिकली क्या है कि हमारा ये रेंज जाएगा नॉर्मली, तो ये हमारा लास्ट रेंज यहाँ तक जाएगा। लेकिन इसके बाद अगर कोई डेटा होता है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, आउटलायर बोलेंगे। तो आप क्या कर सकते हैं, इसको इजीली यहाँ पे रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। कि मान लो ये फेंसिंग के बाहर आपके पास डेटा है, ये दो डेटा मान लो है, तो इसको क्या बोल दोगे, आउटलायर। एंड देन इसको क्या कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो। इसी तरीके से इसमें क्या है कि मान लो ये क्या आउटलायर है, तो आप इसको रिमूव कर सकते हो। देन यहाँ पे क्या है कि ये आउटलायर है, तो इसको आप रिमूव कर दो। फिर जैसे आउटलायर रिमूव करोगे तो क्या होगा, वैल्यू चेंज होगा, देन आपको एक एक्यूरेट रिजल्ट मिलने लगेगा। तो ये बेसिकली यूज केस होता है। इसका यूज सिर्फ हम लोग क्या करते हैं, आउटलायर को देखने के लिए, और हमारा मोस्ट ऑफ द डेटा कहाँ पे लाई कर रहा है वो देखने के लिए। कि आपका डेटा जहाँ पे भी लाई करेगा ना, वो बॉक्स वहीं पे बनेगा IQR। ठीक है कि हमारा डेटा सबसे ज्यादा यहाँ है, तो यहीं पे बॉक्स बन रहा है। सबसे ज्यादा डेटा हमारा ऑन एन एवरेज यहाँ पे, तो यहाँ पे बन रहा है। हमारा ऑन एन एवरेज डेटा यहाँ पे, तो यहाँ पे बन रहा है। हमारा एवरेज डेटा क्या है कि मोस्ट ऑफ द यहाँ से यहाँ के बीच में ज्यादातर है, तो यहाँ पे दिख रहा है। तो ये क्या दिखता है, बॉक्स दिखता है। यही चीज आपको किस में दिखता है, स्टॉक मार्केट में दिखता है। कि वॉल्यूम कहाँ पे मिनिमम, क्या लो, लो क्या होता है, वो लो नहीं होता, उसमें ओपन होता है, क्लोज होता है, और वो करंट टाइम और प्रीवियस, ये चार होते हैं उसमें पॉइंट्स। तो यही चीज उसमें भी आपको दिखता है। इसको बोलते हैं कैंडल स्टिक चार्ट्स। और यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं, बॉक्स प्लॉट। क्यों? क्योंकि ये बॉक्स की तरह दिख रहा है। तो यहाँ पे भी वही चीज लिखा हुआ है, बॉक्स प्लॉट। क्या आप अपना बॉक्स प्लॉट ड्रॉ करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। तो ये दिख रहा है उसी तरीके का एक बॉक्स प्लॉट बन गया, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के लिए। तो मोस्ट ऑफ द डेटा आपका यहाँ पे लाई कर रहा है। और मीडियन वैल्यू हमारे पास क्या है कि 2017 है। फिर इसका डेटा देख रहे हैं, एंड देन इसमें देख रहे हैं तो क्या है कि मीडियन हमारा वैल्यू क्या है, 5000 है। देन अपर हमारा कितना जा रहा है, लोअर कितना जा रहा है, वो आप यहाँ से देख सकते हो। बाकी इसका भी यूज केस नहीं, तो इसको हम लोग यहाँ से हटा। जब हम लोग ML पढ़ेंगे ना, उसमें क्या रहता है कि आउटलायर रिमूव करना रहता है। क्यों? क्योंकि जितना अच्छा आपके पास डेटा होगा, क्लीन डेटा, उससे क्या हो सकता है, मशीन उतने अच्छे से समझता है। देन मीडियन और क्वार्टाइल्स के साथ ये हमारा बॉक्स प्लॉट। मीडियन समझ में आ गया कि ये जो बॉक्स प्लॉट बन रहा है ना,
बाय डिफॉल्ट कौन से फॉर्मूला से बन रहा है? और ये बन रहा है इंटर क्वार्टाइल रेंज से। इंटर क्वार्टाइल रेंज, और इंटर क्वार्टाइल रेंज फॉर्मूला किससे बन रहा है? क्वार्टाइल से बन रहा है। और क्वार्टाइल किस तरीके से दिखता है? तो वो मैंने बताया कुछ इस तरीके से 4 बॉक्सेस में दिखता है। अब इसमें से जो ये वैल्यू आएगा वही हमारा क्या होता है? उसका रेंज होता है कि मोस्ट ऑफ द डेटा कहाँ पे लाई कर रहा है, वो हमारा होता है। इसके अलावा और कोई लाइन नहीं क्यों? टोटल तो पता है, एवरेज विथ 95% कॉन्फिडेंस। तो ये परसेंटेज के बेस पे है कि ये कॉन्फिडेंस इंटरवल क्या रहेगा? कि आपने जो भी एवरेज निकाला है उसमें आप कितने परसेंट कॉन्फिडेंट हो, या फिर उसका जो रेंज हो सकता है इसके लिए सही हो सकता है। मान लो कि ये मेरा 10 के आ रहा है एवरेज, ये 10 के आ रहा है ना, तो 10 के जो आ रहा है वो कौन कौन से डेटा के लिए हमारे लिए बेस्ट रहेगा, उसका रेंज बताओ। कि मान लो यहाँ से यहाँ के बीच का अगर आप निकाल रहे हो ना, तो उसके लिए 10 के परफेक्ट आ रहा है एवरेज। लेकिन अगर यहाँ के डेटा का निकालोगे तो मे भी क्या होगा, 10 के से 15 के हो जाए, क्योंकि ये उधर वैल्यू ज्यादा है, इधर वैल्यू क्या है, कम है, तो ये 10 के से 8 के हो सकता है। तो हम लोग जो कॉन्फिडेंट है वो उस इंटरवल पे है। इंटरवल मतलब कितने से कितने रेंज नंबर में हमारा एवरेज 10 के आसपास आएगा, वो बेसिकली होता है। सिंपली अगर आप देखोगे, ये 10.3 है, वो क्या है, इस पूरे वैल्यू का एवरेज है। अब इस वैल्यू में से आप कितने वैल्यूज के लिए कॉन्फिडेंट हो कि वो 10 के आसपास आ सकता है, जिसमें आपका कॉन्फिडेंस होना चाहिए 95%। कि अगर उसमें से वो नंबर निकालोगे तो उसका ऑन ऑन एवरेज 10.3 के ही आ जाए। हाँ, आसपास की वैल्यू कर सकते हैं। तो ये हम लोग डिसाइड करते हैं किसके थ्रू? कॉन्फिडेंस इंटरवल। आगे जाके देखोगे टेस्टिंग के बेस पे, तो ये बेसिकली बताता है एक रेंज कि यहाँ से यहाँ के बीच का अगर आप नंबर ले रहे हो और आप इसमें क्या हो, कॉन्फिडेंट हो, तो कितने परसेंट हो? 95% कॉन्फिडेंट हो। 95% कॉन्फिडेंट है कि उसका जो नंबर आएगा वो हमें से क्या रहेगा, 10.3 रहेगा। तो ये 95%। तो बाय डिफॉल्ट हम लोग कितना, 95, 99 ये लेके चलते हैं, और 90 इससे कम लेके नहीं। क्यों? क्योंकि एवरेज अगर इससे कम लेके चलेंगे तो क्या होगा, एक्यूरेसी, और इससे कम में हमारा मार्केट में काम भी नहीं होता। कि आप अपने कितने डेटा में कॉन्फिडेंट हो, वही क्या रहता है, प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है। कि आप अपने प्रोडक्ट में खुद कॉन्फिडेंट नहीं हो तो मार्केट वाला क्या रहेगा। तो मिनिमम 90 रहता है, 95 रहता है, 99 रहता है। इसीलिए सारे शॉप में क्या देखोगे, कोई भी प्रोडक्ट उठाओगे तो इसमें क्या लिखा होता है, 99.9%, है ना, 1% नहीं हो पाता। तो बाय डिफॉल्ट 95 या फिर 99 रखते हैं, लेकिन मार्केट में जो भी प्रोडक्ट होता है वो 99 रखते हैं, ताकि क्या हो, कस्टमर को कॉन्फिडेंट आए। बाकी 99 होते हैं या नहीं होते हैं कोई चेक नहीं। लिखने में क्या जाता है, चेक करवा सकते हो आप, लेकिन अगर गलत आया तो आप कुछ नहीं कर सकते, वो बड़ी बड़ी कंपनी है, उल्टा आपके ऊपर केस कर देती है। तो वो अलग चीज़ है। तो कोई भी प्रोडक्ट में आप यही देखते हैं, तो ये बेसिकली बताता है कॉन्फिडेंस, कि आप उस डेटा पे कितने परसेंट कॉन्फिडेंट। तो जो आप एवरेज निकाल रहे हो किसके साथ, 95% कॉन्फिडेंस के साथ निकालना चाहते हो, आप क्या कर सकते हो, वो लाइन ड्रॉ कर सकते हो। तो मैं मॉडल टोटल के बेस पे निकालता हूँ, तो नंबर आ रहे होंगे ये है कि आपका जो एरिया कवर हो रहा है 95% कॉन्फिडेंस में, ये हो रहा है कि आप 95% कॉन्फिडेंट हो कि जो आपका एवरेज होगा यहाँ से और यहाँ के बीच में ही जाएगा, पूरे डेटा का जो भी फ्लक्चुएट होगा। अगर आप क्या करते हो, अपना कॉन्फिडेंस लो करते हो, तो क्या होगा, ये रेंज बढ़ता जाएगा, है ना। कि आपने क्या किया कि मेरा एवरेज इतने से इतने के बीच में आएगा, उसमें मैं 95% कॉन्फिडेंट हूँ। अगर इसको मैं इंक्रीज कर देता हूँ तो क्या होगा कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल लो होगा। तो उसको आप क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। कैसे चेंज कर सकते हैं? राइट क्लिक, इसमें ऐड हो गया क्या, चलिए इसी में देख लेते हैं एक बार, एडिट। इसमें से आप क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। ये दिख रहा है कि आप कितने परसेंट कॉन्फिडेंट हो, तो कॉन्फिडेंस जैसे जैसे कम होगा तो आपका रेंज क्या होगा, इंक्रीज होगा। हम्म। तो 50% कॉन्फिडेंस इस वाले रेंज पे, एडिट। शायद इसमें दूसरे तरीके से बन रहा है, 99, सेम तरीके से बन रहा है कि आप क्या करो,
यहाँ से यहाँ का डेटा कवर करोगे तो 95% कॉन्फिडेंट है कि उनका एवरेज 2017 आएगा। एंड देन आप जैसे जैसे क्या करते हो, रेंज को डिक्रीज करते हो, तो क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी लो आएगा। मान लो मैं क्या करता हूँ, 50% करता हूँ, तो मैं 50% चांस है कि इतने से इतने के बीच में निकालूंगा तो उसका एवरेज यही आएगा, तो उसका 50-50 चांस है। तो इस तरीके से क्या करते हो आप, कॉन्फिडेंस इंटरवल यूज करते हैं। इसको डिटेल में हम लोग देखेंगे किसमें, स्टेट्स पे। बाकी इसका यूज 6-7 क्लास है, बट क्या है उससे ज्यादा भी लगता है कि हमारा मिनिमम 7-8 क्लास तो लग जाएंगे, मतलब 10 क्लास आप रखो। वही स्टेट्स ही है सिर्फ, मैथ्स में हमें स्टेट ही पढ़ना होता है। स्टेट से, तो स्टेट से प्रोबेबिलिटी, जो भी आप स्टेट के बेस पे कैलकुलेट करोगे ना, तो उसकी प्रोबेबिलिटी निकालना ही पड़ेगा आपको, क्योंकि मार्केट में क्या होता है, एक नंबर देना पड़ता है, तो उस नंबर को आप क्या करते हो, चांसेस के बेस पे देते हो कि हमारा सक्सेस होने का, जो भी आप चीज कैलकुलेट कर रहे हो उसके सक्सेस का कितना रेट है। तो एक नंबर देते हो कि 70% चांस है कि अगर आप ये चीजें करते हो तो क्या होगा, सक्सेस। क्योंकि मार्केट में कभी भी 100% नहीं होता, जो भी चीजें डिसीजन होती है ना वो परसेंटेज के बेस पे होता है। तो जिधर ज्यादा परसेंट होगा वो चीज हम लोग करेंगे। अगर आप क्या कर रहे हो कि 70% बोल रहे हो, लेकिन मार्केट का क्राइटेरिया उसने सेट किया कि एटलीस्ट 80% आपका क्या होना चाहिए, फुलफिल होना चाहिए, तभी क्या करोगे आप, उसमें इन्वेस्ट करोगे, अदरवाइज नहीं करोगे। तो जैसे आप क्या करते हो कि अलग अलग डेटा लाते हो, एंड देन उसको क्या करते हो, इंप्रूव करने का ट्राई करते हो कि हम लोग किस एरिया में इंप्रूव करेंगे कि उसकी एक्यूरेसी क्या हो, 80% के आसपास चले। तो जैसे 80% क्या होता है, क्रॉस करता है, देन वो प्रोडक्ट क्या करते हो आप मार्केट में लॉन्च कर सकते हो। अगर इससे कम है तब तक क्या करोगे आप, एक्सपेरिमेंट फेज पे रखोगे या फिर उसमें पैसा नहीं लगाओगे। तो इस तरीके से चलता है। तो वो परसेंटेज के बेस पे रहता है। तो उसके लिए क्या होता है कि स्टेट के साथ आपका प्रोबेबिलिटी चलता रहता है साथ, कि आपको प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करना ही रहता है। डाइस का प्रॉब्लम सॉल्व करोगे या नॉर्मल आप कोई भी चीज करते हो, जैसे आप कोचिंग आते हो, क्या चीजें प्रोबेबिलिटी के बेस पे ही आते हो। मान लो अगर आज धूप बहुत ज्यादा रहती, हीट वेव चलता, तो क्या रहता, चांसेस लो हो जाता ना, चांसेस। चलो मान लो उसको भी लेके चलते अगर, तो उसमें क्या रहता कि बेहोश होने का चांसेस ज्यादा है, इसलिए आप घर से नहीं निकलते, इधर कोचिंग नहीं आती। तो बेसिकली क्या कर रहे हो, एक नंबर ले रहे हो, तो उसने एक नंबर दिया, उसके बेस पे आपने खुद ब खुद माइंड में कैलकुलेट किया प्रोबेबिलिटी कि कितना चांस है कि बेहोश हो सकते। तो ज्यादा चांस है तो नहीं जाना, कम चांस है तो जा सकते हैं। तो बाय डिफॉल्ट जब भी आप स्टेट लेते हो ना, तो प्रोबेबिलिटी उनके साथ ही आ जाए, क्योंकि आप क्या करते हो, एक नंबर देते हो खुद ब खुद। तो हमारा माइंड उतना तेज है रियल वर्ल्ड में कि वो चीजें कैलकुलेट कर लेता है अप्रोक्स के बेस में। एग्जैक्ट कभी नहीं बताएगा, लेकिन अप्रोक्स आप बता सकते हो कोई भी चीज का। बाकी और क्या चीजें थी इसमें ऐड ऑन करने का, लेबल ऐड करते थे, एवरेज लाइन ऐड किया है। कौन सा, ट्रेंड लाइन कहाँ पे आ चाहिए। ट्रेंड लाइन बेसिकली क्या होगा, तो बेसिकली ये अप ट्रेंड जा रहा है, तो अब बाय डिफॉल्ट क्या होगा, यहाँ पे 3 चाहिए, तो आप देखोगे ये आपका अप ट्रेंड जा रहा है तो इस तरीके से लाइन ड्रॉ होगी। इसमें आपका क्या रहते हैं, अलग अलग फॉर्मूले रहते हैं। इसको क्या करता हूँ, और ट्रेंड लाइन जो जो होते हैं यहाँ पे दिख रहा होगा, लीनियर है, लॉगरिथम है, एक्सपोनेंशियल है, पॉलिनोमियल है और पावर है। ये चीजें आप लोगों ने पढ़ा होगा कि आपका डेटा किस तरीके से दिखेगा और आप किस तरीके से लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। कि आपके पास क्या है, डेटा एक्स को चेंज करे तो वाई भी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो क्या करते हैं, लीनियर बोलते हैं उसको। क्वाड्रेटिक में क्या होता है कि अगर आपका एक्स 1 चेंज हो रहा है तो वाई हमारा उसका डबल होगा। यही होता था क्वाड्रेटिक इक्वेशन, याद है, भूल गए, x⁻² इक्वल टू वाई बोलते थे, जिसको हम लोग क्वाड्रेटिक बोलते थे, याद है। तो अगर x की वैल्यू 1 रखते हैं तो y की कितना होगा, बताओ। x का वैल्यू अगर 1 रखते हैं तो y की वैल्यू कितनी होगी, 1 ही होगी। अगर y x की वैल्यू 2 रखते हैं तो y की वैल्यू कितनी होगी,
4 होगी, क्योंकि उसका पावर में ये से है ना। अगर 3 रख रहे तो 9। इस तरीके से आप क्या करते हो, 4 रखते हो तो 16। अब इसका एक लाइन ड्रॉ करना है। एक्सिस आपको दे दिया, एक्स और वाई के बेस में क्या करना है, आपको लाइन ड्रॉ करना है। तो लाइन ड्रॉ करने के लिए हमारे पास पॉइंट होता था। तो एक्स वाई पॉइंट हमारे पास गिवन है। अगर एक्स 1 है तो वाई भी क्या है, 1 है। मान लो यहाँ पे उसका पॉइंट बनेगा, है ना। एक्स अगर 2 है, मान लो एक्स यहाँ पे 2 है, तो उसकी वैल्यू कितनी हो रही है, 4 हो रही है, तो मान लो यहाँ पे होगा, है ना। अगर एक्स की वैल्यू 3 है तो वाई कितना हो रहा है, 9 हो रहा है। तो मान लो एक्स हमारा 3 है, तो वाई कितना होगा हमारा, 9 होगा। तो यहाँ पे जा सकता है। एंड देन हमारा 4 क्या है, एक्स है, तो वाई की वैल्यू कितनी होगी, 16। तो यहाँ पे जा सकता है। अब सारे डॉट को कनेक्ट करोगे तो क्या बनेगा, एक लाइन बनाएगा। तो इस तरीके से एक लाइन बनेगा, ये दिख रहा है। तो ये जो लाइन बन रहा है वो, और जो इस तरीके से लाइन बनाते हैं एक्स इक्वल टू वाई का, ये बेसिकली एक स्ट्रेट लाइन बनता था। और ये कभी भी स्ट्रेट लाइन होगा, क्योंकि ये बढ़ रहा है ना एक्सपोनेंट। तो ये क्या हो रहा है कि इस तरीके से बन रहा है, तो इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। इसी तरीके से क्वाड्रेटिक, तो क्वाड्रेटिक का कुछ इस तरीके से बनता ग्राफ। मैथ्स में यही ग्राफ बनाना होता था कि हमारा क्वाड्रेटिक ग्राफ इस तरीके से बने। अगर क्यूबिक बनाना हो तो क्या बनेगा, अगर y इक्वल टू एक्स की पावर 3 है, इसका ग्राफ किस तरीके से बनेगा। हम्म तो उसका जो ग्राफ बनाओगे, क्यूबिक बनता जाएगा। और चूंकि हमारा स्क्वायर था तो नेगेटिव वैल्यू भी रहता। अगर -2 का बनाते तो कहाँ पे बनता, 4 बनता। क्योंकि ये क्या है, स्क्वायर है, स्क्वायर पॉजिटिव होगा, लेकिन क्यूब में क्या होगा, माइनस में जाएगा। तो यही ग्राफ क्या होगा, पॉजिटिव वाला बनेगा सेम, कुछ इस तरीके से बनेगा। और अगर नेगेटिव वैल्यू लोगे एक्स की, तो उसका ग्राफ कुछ इस तरीके से नीचे बनेगा। तो ये क्या हो गया, क्वाड्रेटिक का। तो अगर इस तरीके का क्वाड्रेटिक का, क्यों सॉरी क्यूबिक का हो गया। पॉलिनोमियल में क्या होता है कि जितना पावर ये हो ना, ये आप क्या करो, इंक्रीज कर रहे हो बस। अगर 2 बनाया तो इस तरीके से बना रहे, 3 बना रहे तो इस तरीके से, 4 करेंगे तो उसका ग्राफ कुछ और तरीके से बनेगा, 5 करोगे तो कुछ और तरीके से बनेगा। इसीलिए इसको बोलते हैं पॉलिनोमियल। पॉली का मतलब क्या है, तो उसके पावर का आप क्या कर सकते हो, अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। देन दूसरा हमारे पास होता है लॉग। लॉग में क्या होता है कि जो भी चीजें होंगी वो क्या होगा, सेम नंबर के पावर पे होगा। कि लॉग 10 बोला हमने और 3 बोला, तो लॉग 10 बेस 3, ये मैंने बताया था क्या होगा, 10 इंटू 10 इंटू 10। तो ये 1000 है, तो 1000 को अगर 3 के में रिप्रेजेंट करना चाहो तो इस तरीके से log 10 बेस 3 लिखते हैं। तो इसका भी ग्राफ क्या होगा, कुछ इस तरीके से बनेगा। क्यों, क्योंकि इसका वैल्यू आप क्या कर रहे हो, शॉर्ट कर रहे हो, मतलब रेंज को क्या कर रहे हो, बहुत छोटा कर दे रहे हो। तो यही सारी चीजें क्या है, अलग अलग तरीके में आपको दिखेगी। यहाँ पे इसको करोगे ना तो ये दिख रहा है, लॉग के बेस पे दिख रहा है। एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल क्या होता है पता है, e⁻².7। रियल वर्ल्ड में हम लोग जो भी चीज बोलते हैं ना कि एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रहा है, मार्केट में आपने सुना होगा। आईटी सेक्टर में क्या होता है कि आपका जो सैलरी होता है, अगर आपका स्किल्स अच्छा है तो 2 या 3 साल के बाद क्या होता है, 100x चला जाता है ना। तो एक्सपोनेंशियली ग्रो हो गया, मतलब कि वो जो फैक्टर है वो पुराने नंबर से क्या है, 2.3 टाइम्स, 2.7 टाइम्स ज्यादा है, ये बोलते हैं हम लोग। तो 2.7 टू द पावर x होता है। तो अगर ये है तो हमने क्या बोला कि फर्स्ट ईयर में क्या है, 2.7 का पैकेज है। तो सेकेंड ईयर में क्या हो जाएगा, यही चीज 2.7 कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई करोगे तो 5.2, मतलब अप्रोक्स डबल का हो गया। देन जैसे नेक्स्ट ईयर जाएंगे तो क्या होता है, 3 कर दोगे तो कुछ ग्राफ इस तरीके से आपको दिखेगा एक्सपोनेंशियली। और ये एक्सपोनेंशियली हम लोग क्या किए, रियल वर्ल्ड के डेटा के बेस पे निकालते हैं। और जो हमारे पास नंबर आता है उसको बोलते हैं 2.7 का पावर, जो भी आप लिखना चाहते हैं। तो जैसे होता है वेल्थ क्रिएशंस, मनी मार्केट, कि आपका ग्रोथ किस तरीके से होगा, तो एक्सपोनेंशियली ग्रोथ इसी को बोलते हैं, e⁻² ग्रोथ। इस तरीके से हमारे क्या क्या होता है, फिजिक्स में अलग अलग वैल्यू होते हैं। जैसे हमारे पास एक ग्रेविटी होता है, ग्रेविटी का वैल्यू कितना होता है, जी की वैल्यू 10 या फिर 9.8 बोलते हो। तो ये चीजें कैसे कैलकुलेटेड है, ये 9.8 कैसे हमें पता चला, ये हमने बेसिकली कैलकुलेट किया है।
तभी आपको पता चला। इसी तरीके से ई टू द पावर 2.7, ई टू द ई का वैल्यू 2.7 कैसे हुआ? तो हमने जो भी डेटा था उसके बेस पे कैलकुलेट करके एक कांस्टेंट वैल्यू दिया है, और इसका क्या है, इंडस्ट्री में यूज है, इसलिए हम लोग यूज कर रहे हैं। तो जहां पे भी एक्सपोनेंशियली बोलते हो उसका बेसिक मीनिंग होता है 2.7 टू द पावर एक्स, मतलब आप ये बोल रहे हो। और एक्स बेसिकली क्या आता है कि जो आप वैल्यू वहां पे इंक्लूड कर रहे हो। पॉलिनोमियल हमने बता दिया, पावर ऑफ इंक्रीज, पावर क्या होता है, स्क्वायर होता है बेसिकली, स्क्वायर को पावर बोलते हैं। पॉलिनोमियल में क्या होगा, अपने हिसाब से उसका पावर 3 4 5 6 7 8 कुछ भी रख सकते हैं। तो ये बाय डिफॉल्ट हमारे पास साइन का बना रहा है, ट्रेंड लाइन एडिट कर सकते हैं यहाँ पे। तो लाइन पे ही क्लिक करना पड़ेगा, डिस्क्राइब। बाकी फोरकास्ट का तो पता है, फोरकास्ट पता है ना, कोएफिशिएंट। इसमें वैसा कुछ नहीं है। यहाँ पे दिख रहा है, जैसे ये हमारा ट्रेंड लाइन है, किसके बेस पे ड्रॉ है, ये फैक्टर है, ये मॉडल ईयर है, और मॉडल ईयर का पावर कितना है, इस तरीके से है कि हम लोग y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, इस तरीके से लिखते थे अगर बचपन में याद होगा तो। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, सी हमारा क्या होता था, कांस्टेंट नंबर होता था। ये क्या है, कोई वेरिएबल होता है उसमें से आपका डिफाइंड रहता था। तो ये बेसिकली एक्स क्या होगा, ये आपके पास वैल्यू है, और ये कोफिशिएंट क्या होता है, कैलकुलेट होता है कि ए टू द पावर, ये हमारा क्या आ गया, मॉडल ईयर है, तो मॉडल ईयर और उसका पावर कितना है, 3 है, प्लस ये हमारे पास क्या है, सेकंड पावर 2 एंड देन पावर 0, क्योंकि हमने क्या किसके बेस पे कैलकुलेट किया है, ये मॉडल का ही कैलकुलेट किया था ना। तो ये क्या होगा, मॉडल ईयर बी M2 और बी M1। तो ये बेसिकली पावर के बेस पे होता है। अब बोलोगे एम का वैल्यू कितना था स्टार्टिंग में, 2017 था मान लो, एक ईयर में हमारे पास ईयर ही रहेगा ना, तो इस तरह से मान लो क्या है, 2017 है, और इसका क्यूब करेंगे तो कितना आएगा, तो वही नंबर यहाँ पे आपको दिखेगा। तो क्यूबिक कर रहे हैं, स्क्वायर कर रहे हैं, और एक नॉर्मल वैल्यू, एंड देन उसके कोएफिशिएंट के बेस पे क्या कर रहे हैं, एक वैल्यू निकाल रहे हैं, और वो वैल्यू कौन सा होगा, टोटल व्हीकल्स। ये जो नंबर है वो हमारे एक्चुअल नंबर से अगर मैच कर रहा है तो हम लोग बोलेंगे ये हमारा परफेक्ट मॉडल है, मतलब परफेक्ट लाइन है। परफेक्ट लाइन का मतलब क्या हो गया, कि जो आपके पास डेटा है ना, उसी डेटा पे क्या कर रहा है, ये फॉलो कर रहा है, लेकिन ये एक्चुअली में क्या कर रहा है, उसको फॉलो नहीं कर रहा है। मतलब ये हमारा ट्रेंड लाइन सही नहीं होगा, मतलब इसके बेस पे आप कोई भी चीज प्रिडिक्ट करना चाहोगे तो क्या होगा, गलत होगा। तो आप इसमें क्या ड्रॉ कर सकते हैं, दूसरा ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके देख सकते हो कि मान लो मैंने क्या किया, लीनियर कर दिया। लीनियर में क्या है, कहीं पे सही बता रहा है, कहीं पे गलत बता रहा है। तो इसको भी क्या कर सकते हैं हम लोग, एक्यूरेसी के लिए नहीं ले सकते। देन हम लोग थर्ड हमारे पास क्या है, पॉलिनोमियल। अच्छा पॉलिनोमियल ले लिया था, स्क्वायर का ले लेते हैं। देन थर्ड हमारा स्क्वायर पे, पावर पे। तो ये क्या कर रहे हैं कि आपका वैल्यूज जिस तरीके से इंक्रीज हो रहा है उस तरीके से, तो ये क्या है, हमारा नॉर्मल ट्रेंड लाइन से थोड़ा सा एक्यूरेसी ज्यादा दे रहा है। आप फिर क्या कर सकते हो, इनको भी अगर लगता है कि इसके बेस पे और कोई भी रिजल्ट आ सकता है, तो क्या करोगे, दूसरा यूज करोगे, कि हमारे पास और भी होंगे। मान लो हमने ये लॉग के बेस पे कर लिया, तो लॉग के बेस पे भी हमारे पास क्या है, सेम रिजल्ट आ रहा है। तो इस तरीके से आप क्या करते हो, सिर्फ एक्सपेरिमेंट करते हो। एक्सपोनेंशियल, तो एक्सपोनेंशियल में भी उसी तरीके से, तो आप इस तरीके से क्या कर सकते हो कि हमारा नॉर्मल सिंगल स्ट्रेट लाइन ही सही बता रहा है ज्यादातर, लीनियर वाला। तो लीनियर वाला क्या है, ज्यादातर थोड़ा सा एक्यूरेसी ज्यादा है। तो ये चीज आप क्या करते हो, फाइंड करते हो, और यही चीज मशीन लर्निंग में करते हैं। अगर ये लाइन हमें फाइंड हो गया, तो इसके बाद के वैल्यूज और पहले वाले वैल्यूज को तो इजीली प्रिडिक्ट कर देंगे ना। कि मान लो इस लाइन का इक्वेशन हमें मिल जाता है, तो लाइन का इक्वेशन का मीनिंग क्या हो गया, कि इस लाइन में कहीं पे भी फ्यूचर में भी डेटा होगा, तो ये लाइन क्या होगा, आगे बढ़ेगा इस तरीके से, इस तरीके से पीछे भी बढ़ेगा। तो आप इजिली क्या कर सकते हो, प्रिडिक्ट करते हो कि यहाँ पे क्या वैल्यू हो सकता है इस लाइन के बेस पे। तो यहाँ पे आपको सिर्फ क्या करना होगा, वैल्यू पुट करवाना होगा, मतलब लाइन देना होगा, और इसमें क्या करेगा, आपको वैल्यू रिटर्न कर देगा। तो यही हमारा क्या करता है, मशीन लर्निंग मॉडल करता है, और यही हमारा सबसे पहला बेसिक मॉडल होता है।
जो आपने ये ड्रॉ किया है ना, यही पहला बेसिक मॉडल है मशीन लर्निंग का। कि आप पहले एक लाइन के बेस पे क्या करते हो, चीजें प्रेडिक्ट करवाते हो। कि मान लो हमारे पास यहाँ तक का डेटा था, इसके बेस पे मैंने ट्रेन करवाया। ट्रेन करवाने का मीनिंग क्या हो गया, कि मैंने एक लाइन ड्रॉ किया है उस डेटा के बेस पे। तो लाइन ड्रॉ करने के लिए हमारे पास मिनिमम क्या होता है, एक्स वाई होने चाहिए। तो मेरे पास मैंने एक्स स्क्वायर का एक बार बना के दिखाया आपको, क्या हो गया कि 4 पॉइंट्स रखा, उसके बेस पे क्या है, डेटा बन रहा था। अब उसके आगे कौन सा होगा, आप इजीली बता सकते हो। कि मान लो मैंने अभी जो ग्राफ बनाया था कुछ इस तरीके से बन रहा था, है ना। अब इसमें से मैं बोलता हूँ 16 है, तो मैंने बोला 15। 15 का वैल्यू कहाँ पे चला जाएगा, अगर 15x है हमारे पास, तो इसका वैल्यू कहाँ पे होगा, तो अप्रोक्स यहाँ पे होगा, मान सकते। तो ये क्या होगा, इसी लाइन पे होगा, है ना। क्योंकि ये किसका लाइन है, पावर का लाइन है। इसी तरीके से ये जो ट्रेंड लाइन है वो किसका लाइन है, जो हमने वो डेटा से निकाला था। तो इन फ्यूचर वो हमारे पास जहाँ पे भी एक्स का वैल्यू होगा, तो वाई ऑटोमेटिकली बता देगा कि उसमें वाई क्या हो सकता है। तो यही चीज हमारा मशीन लर्निंग करेगा। ये हम लोग यहाँ से फाइंड कर रहे हैं खुद से। तो ये चीजें गिवन है इसलिए। तो जरूरी नहीं कि हमारे पास ट्रेंड लाइन क्या हो, या तो स्ट्रेट हो या पॉलिनोमियल हो। कुछ इस तरीके से भी हो सकता है, जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है कि मान लो कुछ ट्रेंड लाइन क्या होगा, इस तरीके से होगा, इस तरीके से भी हो सकता है। तो इसका कोई भी ग्राफ नहीं बना सकता, मतलब हम लोग इसमें कोई भी फॉर्मूला नहीं बन सकता। कि जैसे पॉलिनोमियल का फॉर्मूला बन गया, क्यूबिक का बन गया, क्वाड्रेटिक का बन गया, पावर का बन गया, सिंपल लाइन का बन गया। लेकिन इसमें आप किस तरीके से फॉर्मूला बनाओगे, इसमें तो कोई पैटर्न ही नहीं है। क्योंकि फॉर्मूला उसी का बनता है जिसमें पैटर्न रहता है। अगर इसमें पैटर्न नहीं है तो इसमें फॉर्मूला बनेगा, नहीं बनेगा। तो इसको बोलते हैं नॉन लीनियर, कि इसमें लिनियरिटी है ही नहीं। तो फिर आगे जाके हम लोग डीप लर्निंग यूज करते हैं। डीप लर्निंग में क्या करते हैं, किसी चीज को मल्टीपल पार्ट में डिवाइड करते हैं। जैसे ये लाइन है ना, आप इसको क्या करोगे, मल्टीपल पार्ट में डिवाइड करोगे। अब जैसे मल्टीपल लाइन पे डिवाइड कर रहे हो, तो हर एक स्मॉल लाइन किस टाइप का दिख रहा है आपको, किस टाइप का लाइन दिख रहा है, बता सकते हो, देख के बताओ। हर एक हमने क्या किया, इसको डिवाइड कर दिया इस पूरे लाइन को। तो जितने भी स्मॉल लाइन बन रहे हैं चंक्स, वो किस टाइप का, कौन सा लाइन दिख रहा है आपको, है ना। तो हम बोल सकते हैं कि इसमें क्या है, कि मान लो 1000 है, तो 1000 सिंपल लाइन अगर ड्रॉ करते हैं, बनाते हैं, और उसके बेस पे आपस में सबको मर्ज करते हैं, तो ये नॉन लिनियरिटी वाला मिल जाएगा। तो यही डीप लर्निंग करता है। हम क्या करते हैं, 1000 इक्वेशंस बनाते हैं, और सबको क्या करते हैं, ट्रेन करवाते हैं। इसीलिए क्या होता है कि वो ट्रेनिंग में सबसे ज्यादा टाइम, और इसमें जितना ज्यादा होगा, आप क्या करोगे, उतना ज्यादा आपके पास डेटा भी होना चाहिए। क्योंकि क्या है, परफेक्शंस लाने के लिए आप क्या करोगे, हर एक लाइन का परफेक्ट करोगे। तो उसके लिए आपके पास डेटा भी ज्यादा होना चाहिए, और कंप्यूटेशंस कंप्यूटेशंस ज्यादा क्यों होगा, कि आपने क्या किया है, पूरे इस लाइन को ब्रेक किया है इतने लाइंस में। तो यही हमारा क्या होता है, डीप लर्निंग मॉडल होता है। तो जीपीटी भी जितनी भी चीजें ना, वो इसी तरीके से ट्रेन होती है। कि आपने इतने लाइन को ड्रॉ किया है, इसके बेस पे ट्रेन करते हो। और इसके बेस पे क्या होता है, एक लाइन का इक्वेशन पता बता सकते हो, एक सिंपल लाइन का इक्वेशन, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ये होता है एक इक्वेशन का लाइन। तो इस तरीके से आपके पास मल्टीपल लाइन बनेंगे। तो क्या होगा, सबको कैलकुलेट करोगे, उसमें टाइम तो लगेगा। तो ये चीजें हम लोग कैलकुलेट, और ये हमारा एम क्या हो गया, एम और सी का वैल्यू पता नहीं क्या होता है लाइन पे, याद है, नहीं याद है। इससे कैसे चलेगा थोड़ा सा। मान लो ये हमारे पास क्या है, इसमें आपको दिख जाना चाहिए। इसको बोलते हैं स्लोप। स्लोप बोलो या ग्रेडियंट बोलो। ये दिख रहा है, एक लाइन को ड्रॉ करने के लिए मिनिमम आपको पॉइंट्स चाहिए। ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ड्रॉ हो गया 2 पॉइंट्स के बेस पे। तो आप क्या करते हो, दोनों पॉइंट को आपस में मर्ज करते हो, एक लाइन बन जाता है। और इन फ्यूचर जो भी वैल्यूज होगा, मान लो एक्स की वैल्यू 14 है, तो वाई की वैल्यू कितनी हो सकती है। तो आप इसी लाइन को क्या करो, यहाँ पे जाओगे और इस तरीके से यहाँ से देखोगे, तो ये क्या आएगा, 9 होगा। कैसे पता चला, तो आप नॉर्मली यहाँ पे भी क्लिक करके देख सकते हो। तो इसको मैंने क्या किया, 14 रखा है। मान लो मैंने 14 यहाँ से रखा। तो अगर 14 रख रहे हो यहाँ से, ये 14 है, तो वाई का वैल्यू कितना आ रहा है, 8 आ गया। तो यही चीज आप क्या करते हो, ऑटोमेटिकली निकालते हो। ये हमारा क्या एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस के बेस पे सैलरी निकालनी है, तो निकल जा रहा है। लेकिन इसके लिए आपके पास क्या क्या चीजें होनी चाहिए, मिनिमम। मिनिमम आपके पास
ये लाइन का स्लोप होना चाहिए। स्लोप मतलब ये अप ट्रेंड जा रहा है, डाउन ट्रेंड जा रहा है, तो वो पता होना चाहिए। वो कैसे निकालते हैं हम लोग? कि कि जो हमारे पास दो पॉइंट होंगे, x2 माइनस x1 डिवाइडेड बाई y2 माइनस y1, इसका जो रेशियो रहेगा वही डिसाइड करेगा कि हमारा लाइन अप जा रहा है, डाउन जा रहा है। तो ये बेसिकली हमारा 5 कहाँ से आ रहा है, बता सकते हो? हम्म ये है ना, एक x की वैल्यू यहाँ पे है, ये पॉइंट पे अगर आप देखोगे, यहाँ पे दो पॉइंट्स हमने लिया है। यहाँ पे पॉइंट कितना है? 2,3 है। और तो जो दूसरा पॉइंट है हमारा कितना है? 14.8। तो ये हमारा x1 हो गया, और ये y1 हो गया, ये x2 हो गया, और ये y2। ठीक है। अब मैंने बताया कि ये स्लोप कैसे निकलता है। ये निकलता है x2 माइनस x1। तो 14 में आप क्या करते हो, 2 माइनस करते हो। अच्छा ये नीचे, अच्छा y इस तरीके से नहीं, हाँ y2 माइनस y1 होगा डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। ये समझ में आया? y2 कितना है हमारे पास, 8 है, और y1 कितना है, 3 है। ये दोनों को माइनस करेंगे कितना आएगा, 5। तो ये 5 आ गया। देन हमारे पास क्या है, 14 है, -2 कितना आएगा, 15। इन दोनों का रेशियो क्या आ गया, 0.45। और 0.45 क्या है हमारे पास, ये एंगल है। ये जो इस तरीके से एंगल बन रहा है ना, यही हमारे पास क्या है, 0.45। और यही एंगल डिसाइड करता है कि हमारा अप ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड है ना। कि मान लो ये एंगल जीरो कर देते हैं, तो जीरो का मतलब क्या हो गया, कोई भी स्लोप नहीं होना चाहिए। तो जैसे आप यहाँ पे जीरो करते हो, तो आपका अप्रोक्स क्या हो गया, स्लोप जीरो हो गया। स्लोप जीरो का मतलब ना ये इंक्लाइन है डिक्लाइन है। जैसे आप क्या करते हो, डाउन ट्रेंड पे जाते हो, तो डाउन ट्रेंड कैसे पता चल रहा है आपको, कि इसका वैल्यू ऑटोमेटिकली क्या होगा, माइनस में चला जाएगा। तो अगर माइनस में, तो डाउन ट्रेंड में मतलब आपको इंक्लाइन ड्रॉ करना है। तो इस तरीके से आप क्या करते हो, लाइन ड्रॉ करते हो। अब इसके बेस पे मैंने एक लाइन ड्रॉ कर लिया कि मान लो हमारे पास क्या है, चार वैल्यूज है। इसी को थोड़ा सा मैथ्स में भी बताना है, बट यहीं पे थोड़ा सा समझा देते हैं। मान लो 1 है, 3 है, 5 है, 8 है। इसके बेस पे हमारे पास गिवन है कि एक साल का एक्सपीरियंस है, तो आपके पास सैलरी है 5 LPA का। 3 साल का है तो 7 का है, और 5 साल का है तो ये 9 है, और 8 साल का है तो 15 है। तो आपके पास क्वेश्चन रहेगा कि मेरे पास 10 years का एक्सपीरियंस है, तो हमारी सैलरी कितनी होनी चाहिए। पहला ये हो सकता है, या तो इस तरीके से हो सकता है कि हमारे पास 4 year का एक्सपीरियंस है, तो हमारी सैलरी कितनी हो सकती है। तो ये आपको प्रिडिक्ट करना है, तो कैसे करोगे? नॉर्मली आप एवरेज बता सकते हो अपना, कि जो 3 और 5 के बीच में होगा वही क्या होगा, 4 years वाले का हो सकता है। उसी तरीके से क्या, 8 year का 15 है, तो 2 साल ज्यादा है, तो मतलब पिछले हम क्या है, 5 3। तो 3 साल का है, ग्रोथ कितना हुआ है, 6 LPA का हुआ है। तो मे बी 2 years में क्या हो सकता है, 4 या 3 का हो सकता है। एटलीस्ट इसका 18 जा सकता है। तो ये आप अप्रोक्स के बेस पे बता रहे हो, लेकिन एग्जैक्ट नंबर के बेस पे बताना तो क्या करोगे? हम्म तो क्या करोगे, इन पॉइंट्स को आप ड्रॉ करोगे पहले, कि अगर 1 साल का एक्सपीरियंस है तो आपको कितना मिल रहा है, 5 मिल रहा है। तो यहाँ पे जाएगा 5 हमारे ख्याल से, है ना। अगर 3 साल का है तो आपको 7 मिल रहा है, तो ये मतलब ये 3 साल का यहाँ पे जाएगा, और आपको क्या मिल रहा है, 7 मिल रहा है, तो यहाँ पे जाएगा। 5 का है तो 9 मिल रहा है, तो 5 years है, तो इसके बेस पे हमें कितना मिल रहा है, 9 मिल रहा है, यहाँ पे मिल रहा है। देन आप क्या कर सकते हो, कितना है, 8 है, तो 8 का है तो 15 है, तो यहाँ पे नहीं है, तो मान लो यहाँ पे चला जाता, है ना। अब आप क्या करते, एक लाइन ड्रॉ करते, सारे पॉइंट्स को क्या करते, मर्ज करते। तो जैसे ही मर्ज करोगे तो इसका क्या बनता है, एक इक्वेशन बन जाता है ऑटोमेटिकली, y = mx + c। इसमें आपके पास क्या है, x की वैल्यू थी, ये हमारा x हो गया, और ये y हो गया। x और y के बेस पे आपने क्या किया, ये लाइन ड्रॉ किया है। अब ये लाइन में हमें क्या सिर्फ चाहिए था, एक m चाहिए था ड्रॉ करने के लिए, क्या चाहिए, एक m चाहिए था। m कैसे निकाल रहे थे हम लोग, स्लोप कैसे निकाल रहे थे, स्लोप कैसे निकल रहा था, y2 - y1 कर रहे थे, x2 - x1। तो वो हमारा m की वैल्यू निकल रही थी। और c क्या होता है, कोफिशिएंट। कोफिशिएंट का बेसिकली मीनिंग होता है कि हमारा y एक्सिस में कहाँ पे वो लाइन क्या करेगा, कट कर रहा है।
तो ये जहाँ पे कट करेगा, जैसे ये 4 पे मान लो कट कर रहा है, तो सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 हो जाएगी। सी की वैल्यू 4 है। और आप कोफिशिएंट जिस तरीके से निकालते हो आप निकाल सकते हो। तो हम कैसे निकाल सकते हैं, तो ये हमारा एक लाइन इस तरीके से क्या हो रहा है, ड्रॉ हो रहा है ना। तो हमें कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, हम लोग क्या कर सकते हैं, सेम ये जो लाइन है ना, इसको क्या करेंगे, इस लाइन से मर्ज कर सकते हैं, मिला सकते हैं अपने हिसाब से, ताकि क्या हो, कोफिशिएंट हमें ऑटोमेटिकली मिल जाए। मान लो एक पॉइंट हमने यहाँ पे रख दिया, एक पॉइंट हमारे पास क्या था, 1,5 था। तो ये हमारा 1 हो गया, इधर से 1 लेके जा रहे हैं और यहाँ से 5। तो ये 1 पॉइंट के बेस पे आप क्या कर सकते हो, नेगलेक्ट कर सकते हो, ये 1,5 है। दूसरा हमारे पास क्या है, मान लो 5,9 के बेस पे है। तो ये हमारा क्या हो गया, 5। नहीं हो रहा है क्या, अच्छा, इसको यहाँ से क्या करते हैं, 5। अच्छा, यहाँ पे वैल्यू दिया हुआ है ना, इसलिए वो ऊपर नहीं जा रहा है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, 3 और 7 के ले सकते हैं। क्योंकि एक लाइन ड्रॉ करने के लिए ना आपके पास क्या होना चाहिए, मिनिमम 2 पॉइंट्स होने चाहिए। तो यहाँ से 3 और इधर से 7, तो यहाँ पे चला जाएगा। तो ये हमारे ब्लैक लाइन को ड्रॉ कर रहा है। ब्लैक लाइन का ड्रॉ कर रहे हैं तो हमारा क्या बन रहा है, बाय डिफॉल्ट स्लोप 1 बन रहा है। तो एम की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। ये एम की वैल्यू आपके पास मिल गया। और सी की वैल्यू कितनी आ रही है, जहाँ पे ये क्रॉस कर रहा है। तो क्रॉस कहाँ पे कर रहा है, 4। तो ये हमारे सी की वैल्यू 4 आ गई। तो अब नया इक्वेशन बनेगा, क्या बनेगा, y = 1x+4। यही बना ना, डिफाइन करने के बाद। अब हमारे पास क्या रहेगा, दो चीजें अननोन रहेंगी। ये हमारा पास m और c मिल गया, यही चीज फाइंड करना था ना लाइन का, ये चीज मिल गया। अब बताना है क्या, कि आपके पास 4 इयर्स का एक्सपीरियंस है तो आपकी सैलरी कितनी होगी, मतलब आप x दोगे, तो 4 इयर्स का आपके पास क्या एक्सपीरियंस है, +4, तो आपकी सैलरी कितनी होगी। तो ये कितना बताएगा, 8। तो बाय डिफॉल्ट आपको एक एग्जैक्ट वैल्यू मिल जाएगा। इस तरीके से 10 ईयर का एक्सपीरियंस है तो मतलब x की वैल्यू आप दोगे 10, तो ये हमें कितना हो जाएगा, 14। तो यहाँ पे क्या है, कि 8 इयर्स वाले को क्या मिल रहा है, 15 मिल रहा है, और 10 इयर्स को 14। तो यहाँ पे गलत हो रहा है। तो ये क्या है, कि आप अपने मॉडल को, मतलब जो लाइन ड्रॉ कर रहे हो, कि जितना अच्छा लाइन ड्रॉ करना उसके लिए क्या चाहिए, उतना ज्यादा डेटा चाहिए। तो हमारे पास क्या था, 4 डेटा के बेस पे हमने बताया था। तो इसी क्या है, किसी में एक्यूरेसी सही आएगी, किसी में गलत आएगा। मान लो ये हमारा एक्यूरेसी कितना है, 70% दे रहा है। मतलब अगर आप 10 प्रिडिक्शंस करते हो तो उनमें 7 प्रिडिक्शंस क्या आएगा, सही बताएगा, और 3 गलत बताएगा। तो ये हमने यहाँ पे बताया कि मान लो हमने 2 प्रेडिक्ट किए, एक गलत बताया एक सही बताया, मतलब 50-50 बता रहा है। अगर तीसरा कोई भी ले लेते, मान लो हमने क्या किया, 6 ईयर का ले लिया, तो क्या होगा, 6 + 4, तो 10 का बताएगा। तो मतलब ये 10 का देगा अगर 6 इयर्स का एक्सपीरियंस है, मतलब हाँ हो सकता है। तो मतलब 2:1 का रेशियो आ गया। तो मतलब 70-30 हमें बता रहा है। तो मतलब 70% हमारा क्या, ये लाइन पे कोई भी इक्वेशंस पुट करेंगे तो उसका रिजल्ट सही आएगा। और यही चीज मार्केट में यूज होता है। और यही हमारा क्या हो गया, मॉडल हो गया। आप इसमें से क्या पुट करते हो, इनपुट, और वो आपको आउटपुट ला के दे देगा। ये समझ में आया। तो यही चीज आगे जाके यूज करोगे। ये हमारा बेस मॉडल हो गया एमएल का। हाँ, टिपिकल है, नहीं बेसिक तो था एकदम। मतलब इसमें क्या चीजें थी जो समझ में नहीं आ रही थी। हाँ, प्रोसेस, वो बोल सकते हो कि थोड़ा सा टाइम लग रहा है, लेकिन ये नहीं बोल सकते कि ये हार्ड था। कि बेसिकली आपको ना ये इक्वेशन, अच्छा ये इक्वेशंस कैसे बना बता सकते हो। हाँ, तो मान लो कि आपके पास ये सिर्फ इस तरीके से ड्रॉ कर दिया, इसको नंबर में रिप्रेजेंट करना है, तो कैसे कर सकते हो। इस लाइन को ड्रॉ करने के लिए आपके पास मिनिमम क्या क्या चीजें जो होनी चाहिए, अगर आपको फॉर्मूला नहीं पता है तो। एक लाइन ड्रॉ करते हो तो क्या क्या चीजें होती है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस होना चाहिए। एक लाइन ड्रॉ करने के लिए मिनिमम 2 पॉइंट होने चाहिए, है ना, पहला ये यूज केस रहा। तो वो 2 पॉइंट्स तो आप कोई भी चीज करोगे तो आपको चाहिए ही चाहिए। दूसरा, कि आप जो लाइन ड्रॉ कर रहे हो वो एक स्ट्रेट लाइन इस तरीके से हो सकता है, या तो फिर कर्व वाला लाइन हो सकता है ना। तो अभी हम लोग स्ट्रेट लाइन के बारे में बात कर रहे हैं, कर्व लाइन की बात नहीं कर रहे हैं। तो अगर स्ट्रेट लाइन का बात कर रहे हो तो स्ट्रेट लाइन में क्या होता है, या तो आपका स्ट्रेट लाइन ऊपर जा सकता है, नीचे जा सकता है, या तो फिर कांस्टेंट रह सकता है।
है ना। तो ये जो हमारा अप जा रहा है, डाउन जा रहा है, या फिर कांस्टेंट रह रहा है, वो कैसे डिसाइड कर पा रहे हैं हम लोग? बेसिकली देख के तो बता रहे हैं, लेकिन नंबर के फॉर्मेट में कैसे बता सकते हैं? तो आप एक बेस ले लोगे ना, एक बेस लेते हो और ये एंगल बताते हो, है ना। बचपन में देखो कि इसका एंगल जितना होगा वो क्या होता है उतना, अगर 90 बोलते हैं तो ये कुछ इस तरीके से चला जाता है, अगर 120 बोलते हैं तो इस तरीके से चला जाता है ना। तो ये बेसिकली स्लोप हम लोग मतलब ये क्या बोल रहे हैं, ये एंगल का वैल्यू कैसे निकाल रहे हैं? तो ये एंगल का वैल्यू आपको यहाँ से मिल रहा है कैसे, कि अगर मैंने बोला 1/2, तो 1/2 कितना होता है हमारे पास? तो एंगल में आप निकालोगे ना तो वो 90 होता है। तो वो रेशियो हम लोग यहाँ से निकाल रहे हैं, कि आपके पास दो पॉइंट है ना, तो दो पॉइंट का क्या एंगल होगा आप निकाल सकते हैं उनके रेशियो के बेस पे। तो उस रेशियो के बेस पे हम क्या कर रहे हैं, ये स्लोप निकाल पा रहे हैं। और चूंकि हमारे पास क्या है कि लाइन है, तो लाइन क्या होगा, एक्स और वाई होगा। तो हमें बताना होता है कि ये वाई को कहाँ पे कट कर रहा है, कहीं ना कहीं तो कट करेगा। एक्स और वाई हमेशा कहीं ना कहीं कट करेंगे। तो कोई भी पॉइंट्स हो सकता है कि जहाँ पे हमारा क्या होगा, एक्स जीरो होगा, तो वो पॉइंट फाइंड करना होता है। तो वही चीज हमारा क्या बन जाता है इक्वेशंस, कि बाय डिफॉल्ट हमारा वाई ऐसे वैल्यू कहाँ पे होगा जहाँ का स्लोप हमें नहीं पता है, लेकिन एक्स वैल्यू पता है, लेकिन वो कहीं ना कहीं वाई को क्या करेगा, कट करेगा। तो ये हमारा क्या बन गया, एक इक्वेशन बन गया था। और ये हमारा लाइन इक्वेशन में यूज होता है। एम हम लोग क्या क्या बता रहा है, एंगल बता रहा है। एंगल का बेसिकली मतलब क्या हो गया, कि हमारा जो एक्स होगा, एक्स में कितना वैल्यू होगा, कितना चेंज करेंगे हमारा वाई उतना फैक्टर चेंज हो। जैसे अगर आप इस तरीके से लिख रहे थे इससे पहले, कि मान लो ये हमारा क्या है, 2x इक्वल टू वाई है। इसका बेसिक मीनिंग क्या हो गया, कि अगर x का वैल्यू 1 रख रहे हैं तो y कितना हो जाएगा, डबल हो जाएगा। अगर वो x हम लोग 4 रख रहे हैं तो y कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। मतलब 2x क्या होगा, x का फैक्टर हो जाएगा। तो ये फैक्टर ही हमारा क्या कॉफिशिएंट कहलाता है। और कॉफिशिएंट हम लोग स्लोप के थ्रू भी निकाल सकते हैं, समझे। तो ये कॉफिशिएंट अगर है 1.5 है, मतलब 1.5x है। तो यही चीज हम लोग बताते हैं यहाँ पे, कि जो हमारा लाइन है एक्स और वाई कहाँ पे हो सकता है वो डिफाइन करने के लिए, कि हमारा एक्स का वैल्यू कुछ भी होगा उसके बेस पे वाई हमारा क्या हो सकता है, कितना उसका फैक्टर हो सकता है, वो हम लोग यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं। और बाकी वाई हमारा कहाँ पे क्रॉस कर रहा है, जीरो कहाँ पे बन रहा है, उसको बोलते हैं कांस्टेंट। कि मिनिमम ये नंबर तो वाई का रहेगा ही रहेगा। कि मान लो यहाँ पे क्या है, एक्स की वैल्यू जीरो कर दिया हमने, तो वाई कितना आएगा, सी है ना। अगर मान लो सी हमारा 10 है तो 10 आ जाएगा, सी की वैल्यू 5 है तो 5 आ जाएगा। तो एटलीस्ट वो सी रहेगा ही। तो यहाँ पे हमारा क्या है, एक्स हमारा कुछ भी हो जाए, जीरो हो जाए, तो वाई कितना आएगा इस लाइन के हिसाब से, मिनिमम 4 आएगा ही आएगा। कि अगर आप क्या करते हो, एक साल का भी एक्सपीरियंस नहीं है, तो एज अ फ्रेशर्स आप 4 LPA का भी क्या कर सकते हो, जॉब से स्टार्ट करोगे। तो ये क्या हो गया, मिनिमम पॉइंट हो गया। कि अगर आपका क्या है, वाई आपके पास जीरो है, मतलब एक्सपीरियंस नहीं है, तो आपको 4 LPA का जॉब मिलेगा। अगर एक्सपीरियंस है तो उसके बेस पे क्या होगा, आपका सैलरी इंक्रीज होगा, एग्जाम्पल के फॉर्मेट में। तो वो तो डिपेंड करता है कि आप, ये मैंने 4 डेटा के बेस पे किया, इसमें क्या है कि आप रियल वर्ल्ड के डेटा के बेस पे काम करोगे, तो उसमें क्या होंगे, मिलियंस ऑफ हजार्स भी होंगे। तो उसमें क्या होगा कि आपको रियल फैक्ट मिलेगा कि कौन सा लाइन हमें ड्रॉ करना चाहिए। तो वो अलग चीज है। लेकिन हाँ, और LPA का भी मार्केट में मिल जाता है फ्रेशर को आराम से, अगर थोड़ा सा मेहनत करो तो टेक्निकल का। 7 to 10 मतलब, आपके पास SQL का नॉलेज होना चाहिए और एक्सेल का, और बेसिक्स ऑफ पावर बीआई और बेसिक्स पाइथन। बेसिक्स पावर बीआई पाइथन इसलिए होना चाहिए ना, क्योंकि मार्केट में आप स्टैंड आउट कर सकते हैं। क्योंकि आपके पास जितना ज्यादा स्किल होगा उसके बेस पे आपका क्या होगा, सैलरी। स्किल कम है तो सैलरी कम होगी, स्किल ज्यादा है तो पैकेज ज्यादा होगी। क्योंकि हर एक फील्ड में क्या है, सबका अलग अलग काम होता है।